तो आज मंगलवार की सुबह उम्मीद करते हैं सब कुछ मंगल हो, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ा अच्छा दिखा रहा है और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से करीब 70-80 पॉइंट ऊपर है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, जिस तर्ज पे हम टूटे हुए हैं, जिस तरीके से हम टूटे हैं, जिस लेवल पे हम आगे हैं, उसके आगे 70-75 पॉइंट की कोई बिसात नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जब स्क्रीन पर किसी न किसी रूप में आपको हरा निशान दिखे। बहुत सारे मीम्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मार्केट्स के अंदर अभी भी चल रही हैं। ना जाने मार्केट कब ऊपर आएगा। अब तो इन्वेस्टर्स की भी अति हो गई है। लेकिन फिर भी हम एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और दो अहम ट्रिगर के साथ जो इस हफ्ते आ जाएंगे। पहला, एक तो बजट और दूसरा डेरिवेटिव एक्सपायरी। आज मंगलवार है, बृहस्पतिवार की एक्सपायरीज है और उसके बाद शनिवार को बजट आएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि अगर भगवान की कृपा रही तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी। 2-4 डाटा में चेंजेस भी हैं, वो सब मैं आपके सामने रखूंगा। दोनों मेरे सहयोगी मेरे साथ बने रहेंगे। हम अगले 2.5 घंटे आपके साथ मेहमानों को भी कनेक्ट कर लेंगे, ताकि इस नाजुक दौर के अंदर आपको क्या खरीदना नहीं है ये ज़्यादा बता पाएँ, बजाय ये बताने के कि क्या खरीदना है। 4 विंडो यानी कि 4 विंडोज़ के साथ हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम को, और इन चारों विंडोज़ में आपको चारों अहम ट्रिगर्स मिल जाएंगे। हमेशा की तरह पहले विंडो ग्लोबल मार्केट्स का है कि डाउ थोड़ा चढ़ा है, 289 पॉइंट्स के आसपास है। गिफ्ट निफ्टी उसकी वजह से आपको दिख रहा होगा 22,930। ध्यान रखिएगा, कल हमने 23,000 का साथ भी छोड़ दिया। IT कंपनीज के अंदर जोरदार गिरावट हुई, बट US के वहाँ पे इन्वीडिया जैसे शेयर्स करीब 17% टूटा। बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया सॉफ्टवेयर चाइना ने डेवलप किया है, जिसकी वजह से कोहराम मचा। नैस्डैक कल वहाँ पे करीब 2-2.5% के आसपास टूट गया। इसके अलावा अगर आप RBI देखें तो लिक्विडिटी बूस्टर दे सकता है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को लेकर सच प्रॉब्लम नहीं है, पार्टिसिपेशन को लेकर प्रॉब्लम है। ये पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनल्स की है, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती तो 26,000 करोड़ रुपए की SIP तो अभी भी आ रही है। लेकिन फिर भी ये खबर अपने आप में काफ़ी अहम है, बैंक्स और NBFCs के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, इस पर चर्चा होगी। कोल इंडिया, टाटा स्टील, अनुमान के मुताबिक इसके नंबर्स आए हैं। IGL के कमज़ोर नंबर्स रहे हैं इस बार, और बजट से ठीक पहले ये जो तीनों शेयर्स जिसके नंबर आए हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि कोर इकोनॉमी के शेयर हैं। स्पेशली IGL पे आप इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। तो 4 विंडो के साथ हमने ट्रिगर्स को भी आगे बढ़ा दिया। अब धीरे धीरे करके जरा ग्लोबल मार्केट्स और सारी चीज़ें पता करते हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन जाहिर तौर से आज सुबह की सबसे बड़ी खबर और पिछले कुछ दिनों से उसकी चर्चा हो रही है। डीप सीक जो चाइना की एक AI कंपनी है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, बड़े लॉन्चेस किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उन पर भारी गिरावट दिखी। अमेरिका के टेक शेयरों में भारी गिरावट। नैस्डैक अभी हम बता रहे थे 1.5 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ, और एनवीडिया, माइक्रो कंप्यूटर्स जैसे कई सारे स्टॉक्स में कल भारी गिरावट दिखी। और आज के बाजार में इंडियन IT कंपनियों पर भी उसका गहरा इंपैक्ट दिखेगा। अभिषेक, AI के चलते पिछले कुछ दिनों में काफी एक्शन दिखा है, लेकिन अब कंपटीशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज शायद IT कंपनीज को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी, कल बहुत ज्यादा हम ऑलरेडी गिर चुके हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम भारतीय जो IT कंपनीज है, किसी का भी ना मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। देखते हैं कि आज किस तरह की चाल होती है। लेकिन कल सिर्फ ये आप जो डीप सीक की बात कर रही हैं, ये चाइना के AI स्टार्टअप है और इसके सस्ते AI मॉडल की चर्चा अब दुनिया भर में होने लगी है, और ये नाम अब अगले कुछ दिन तक आप लगातार हो सकता है कि सुनती भी रहेंगी। कल एनवीडिया में जो गिरावट रही है वो रही है करीब 17% के आसपास की, और उसके चलते नैस्डैक पे हमने 3% की भारी गिरावट देखी है। डाउ जोन्स हालांकि कल तो ऊपर बंद हुआ है। S&P 500 में 1.5% के आसपास की कल नरमी रही है। लेकिन डीप सीक जो कि चाइनीज स्टार्टअप है, ऐसी खबरें हैं कि बहुत ही कम कॉस्ट में एक कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल, कॉम्पिटिटिव मॉडल उन्होंने तैयार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसके चलते दुनिया भर की जो सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, जिसमें कि ज़्यादातर अमेरिका की हैं, कुछ जापान की भी हैं, वहाँ पर हमने कोहराम देखा है। कल हमने देखा था कि सॉफ्ट बैंक का शेयर 8.5% टूटा था जापान में। ये अमेरिका की गिरावट के पहले हुआ था, और सॉफ्ट बैंक का शेयर इसलिए टूटा क्योंकि उनकी एक आर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है, उसके चलते ये गिरावट आई थी। और कल एनवीडिया में जो गिरावट रही है 17% की, तो मार्केट कैप जो साफ हो गया शीशा
वो हो गया है $600 बिलियन का। आप अगर इन्फोसिस को, टीसीएस को, विप्रो, टेक महिंद्रा या फिर एलटीआई मैट्रिक, जितनी भी कंपनीज हैं भारत में जो बड़े बड़े आप नाम सुनते हैं, सबके अगर मार्केट कैप को आप क्यूमुलेटिव भी अगर रख दें तो कल के एनवीडिया के गिरावट के बराबर वो नहीं होगी। आप मतलब रफली $250 बिलियन का मार्केट कैप टीसीएस का है, $100 बिलियन से भी कम, $100 बिलियन से भी कम का मार्केट कैप इन्फोसिस का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो गिरावट कितनी सीवियर रही है। अमेरिकी मार्केट के इतिहास में ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट रही है। और एनवीडिया के शेयर की बात करें तो 16 मार्च 2020 के बाद, यानी कि करीब 5 साल की ये सबसे बड़ी गिरावट रही है। जो डीप सी का जो मॉडल है उस पे उन्होंने सिर्फ $6 मिलियन का खर्च किया है और ये बहुत ही सस्ता है। बाकी जो कंपनीज हैं, एनवीडिया समेत जो बाकी कंपनीज हैं, वो भारी भरकम निवेश कर रही हैं, तो उनके निवेश को लेकर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो ये एक चिंताएं हैं। एक और चीज आपको बता दें कि ओपन एआई का जो ऐप है उससे ज्यादा डाउनलोड्स हो गए हैं डीप सीक के एप्पल प्ले स्टोर पर। तो ये चिंताएं हैं। तो डीप सीक से चुनौतियां क्या हो सकती हैं? एक तो यह है कि सेमीकंडक्टर के लिए मांग शायद आगे जाकर थोड़ी घट सकती है, पावर प्रोडक्शन की उसके चलते थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी, और लार्ज स्केल डेटा सेंटर की जरूरत भी आगे शायद कम बताई जा रही है। जो बड़े शेयर कल टूटे हैं उनमें एक कंपनी ब्रॉडकॉम 17.5% टूट गई, अल्फाबेट में 4% के आसपास की गिरावट रही, माइक्रोसॉफ्ट भी 2% टूटा, और एक और कंपनी जो कि एआई से जुड़ी है, मार्वल टेक्नोलॉजी, वहां पर भी हमने करीब 19% के आसपास की गिरावट देखी है। तो ये सारी चीजें रही हैं, लेकिन कुछ कुछ राहत वाली चीजें भी रही हैं ग्लोबल बाजारों से। वो ये कि क्रूड के भाव में लगातार हम नरमी देख रहे हैं और भाव आ गए हैं $77 के आसपास। अगर हम यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड घट के आ गए हैं अब 4.5% के आसपास का। तो गिरावट हमने कल ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में देखी है। देखते हैं कि आज किस तरह का रिएक्शन आता है। लेकिन एक अच्छी चीज बाजार के लिए यह है कि जो लिक्विडिटी का बूस्टर देने जा रहा है आरबीआई बाजारों को, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, तो ये रेट कट से पहले रेट कट वाला सिनेरियो है। बाजारों को देखते हैं इससे कितनी मदद मिलती है। लेकिन जो बड़ी चिंता है वो है एफआईएस की बिकवाली। कल मतलब हम देख रहे थे कि क्वांटम लगातार घट रहा था, लेकिन कल 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में बिकवाली फिर से आ गई। जरा इसको समझते हैं डिम्पी। बार बार हम रोज एक ही सवाल, रोज वही चर्चा, और डेटा भी मतलब उसमें कोई खास बदलाव हो नहीं रहे हैं। ऑप्शंस में थोड़ी थोड़ी खरीदारी आई है, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी बाइंग आई है, लेकिन एफआईएस ने फिर से बेचा है 5,000 करोड़ रुपए का। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जैसे आपने कहा कि रोज़ आप सेम क्वेश्चन पूछते, मैं रोज़ सेम का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस है ही नहीं। आप देखेंगे एफआईएस की फिर से लगातार बिकवाली हो रही है। कल कैश में बिका, हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ी बाइंग हुई है। ऑप्शंस का ये वीक है, डेरिवेटिव एक्सपायरी का बोलने के लिए कुछ चला है नहीं। बट एक चीज़ मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई है कि 15% से करीब 22% हो गए हैं एफआईएस गुपचुप तरीके से, है ना। हर दिन 1-1.5% को एक्यूमुलेशन हो रहा है। मार्केट पर इसकी छाप नहीं छूट रही है। कल भी आपको पता है एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस 2% से और बढ़ गई है, लेकिन कल मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर दिया। क्या इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ऐसा क्या है कि एफआईएस की होल्डिंग पिछले 4-5 दिनों से 6 से 7% बढ़ी है, बट मार्केट का रिएक्शन नहीं आ रहा? ये ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है इसकी थोड़ी बहुत वजह एक्यूमुलेशन ही हो अभी, और फ्रंट लाइन शेयर्स ना हो जो आपको इंडेक्स पे दिख रहे हो सकता है वैल्यू हंटिंग किसी और तरीके के शेयर्स के साथ हो रही हो। ये भी हो सकता है कि एफआईएस कुछ हद तक पोजीशनिंग कर रहे हैं अभी, और वो मार्केट ना लेके, यानी कि कंसोलिडेशन के मूड में धीरे धीरे करके पंपिंग कर रहे हो। बजट जैसे अहम ट्रिगर से पहले जहां पर 18 का विक्स आपको दिख रहा हो, उसमें भी अगर एफआईएस थोड़ा बहुत बाइंग करें तो इम्पोर्टेंस रखता है, बट ये मार्केट पे दिख नहीं रहा। इसलिए 18 का विक्स बहुत तेज़ उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर ला सकता है। मैं आज 28 तारीख को 8:13 पे ये बात बोल रहा हूँ। अगले 1000 पॉइंट निफ्टी के लिए, या कम से कम 500 से 700 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, और ये इसी हफ्ते होगा। ये आपको ज़्यादा डिले नहीं कराएगा। आज मंगलवार हो गया तो एक्सटेंडेड वीक है, थोड़ा सैटरडे को भी वर्किंग है बजट की वजह से। तो आप अगले 4 से 5 दिन में 500 पॉइंट के निफ्टी के उतार चढ़ाव के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये डाटा सारी चीज़ें आपको वही चीज़ बता रहा है। और ये बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको प्रिपेयर होना होगा, हाँ, खाली निफ्टी के लिए नहीं मैं बोल रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 70% के आसपास रिटेल के पास पार्टिसिपेशन है।
कल जब मैं ये बात बोल रहा था कि रिटेल खचाखच भरे हुए हैं, तो कई सारे लोग हमको कमेंट करते हैं, उसमें से एक कमेंट बहुत काम का आया। उन्होंने बोला कि बार बार रिटेल्स को तो बताया ही जाता है ना कि आप बाइंग ऑन डिप्स करो, आप ना निकलो, इसलिए रिटेल खचाखच भर गया बजट से पहले। ये बात सच है, और ये बात सच है कि इस बार सारे ट्रिगर्स जो हम जैन सीरीज़ में लेके आए थे वो एक एक करके खाली हो रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए, आपके लिए अच्छा कुछ भी नहीं लेके आए, उल्टा मार्केट को और डैमेज हुआ। दूसरा, आपके पास अर्निंग्स थी, फ्लॉप शो जा रही है, कहीं भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं दिख रहा। तीसरा, आपका बजट है, बजट से सबकी उम्मीदें, दो हिस्से वाले को लोग भी उठ के बजट वाली जगह पर आ गए हैं। तो कहने का मतलब बजट से इतनी ज़्यादा उम्मीदें हो गई हैं, इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि अगर बजट 1%, 2%, 10% भी आपकी उम्मीदों से खरा नहीं उतरा, या उम्मीद मतलब मार्केट की उम्मीद से खरा नहीं उतरा, तो बाज़ार को ये अच्छा नहीं लगेगा। और ध्यान रखिएगा, मैं कल एक ट्वीट पढ़ रहा था किन्हीं का, उनके पास 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं अभी उनका नाम बता दूंगा, मैं स्किप कर गया हूँ। उन्होंने लिखा है कि हम फेब में हिस्ट्री की सबसे बड़ी गिरावट देखेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। मैं शायद थोड़ा कम मानता हूँ, बट उन्होंने ऐसा लिखा, और लास्ट टाइम उन्होंने ये बात प्रूव भी की है कि जब मैंने पिछली बार बोला था तो देखिए हुआ है। तो मैं नहीं चाहता, मैं उनकी बात बताना भी नहीं चाहता था, बट फिर भी क्योंकि कल जब मैंने पढ़ा तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगा देख के। मैं कहा अभी तो अभी से ही तौबा तौबा हो गई, तो उसके बाद आगे क्या होगा। बट फिर भी आप प्रिपेयर रहिएगा, आप हर चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि भाई आप भर भर के खरीदो, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा एकोमोडेशन के स्टांस को ना छोड़ना। जब जब आपको लगे बहुत अच्छी चीज़ बहुत अच्छे वैल्यू पे मिल रही हो, उसको क्यों छोड़ना। बाज़ार के अंदर जब गिरावट आए और बहुत अच्छी से गिरावट आ रही है, तो फिर इसको क्यों छोड़ना। तो इसलिए एकोमोडेशन के स्टांस को बरकरार रखो। एक पॉइंट के साथ मैं यहाँ पे निपटा देता हूँ। 55% DIs की होल्डिंग है। FIs आए चाहे नहीं भी आए, ये DIs की होल्डिंग भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये होल्डिंग कम होती है तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट होगी मार्केट के अंदर। वैसे एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जितना है वो मैंने आपको FIs के नोटिस पे बता दिया है। बिल्कुल, तो ये FIIs और DIIs के आंकड़े और इस तरह से आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी पर नज़र डालेंगे। भारी गिरावट के साथ कल भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखी थी। 260 अंक गिरकर 22,900 के नीचे निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था। टिम्पी, यहाँ पर आज कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, मुश्किल है अभी आपको ये सभी लेवल्स के हिसाब से गेम के बताना। वजह मैं आपको बताता हूँ, लेवल्स की ना रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, और लेवल्स की अगर रिस्पेक्ट हो भी रही है तो वो सिर्फ ब्रेकडाउन्स के लिए हो रही है। अब आप देखो 23,000 आप बहुत अच्छे से बचा के बैठे थे, और आप सबको और मेरे को भी खुद भी फील हो रहा था कि 23,000 का एक नियर टर्म बॉटम है मार्केट का, शायद वहाँ पर आके बाजार रुक जाएगा। कल फाइनली उसने उसको भी तोड़ दिया और उसके नीचे जाके बंद किया, और नीचे जाके अच्छा खासा बंद किया है। 1 से 150% नीचे, 1 से 150 पॉइंट नीचे जाके बंद किया हुआ है। कहने का मेरे मतलब है, पहले तो आप 23,000 को ही अचीव करने की कोशिश करो। आज जो गिफ्ट निफ्टी आपको करीब 90 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ, हाँ मेरे को लगता नहीं है बट मैं उम्मीद करता हूँ ये 90 पॉइंट आपको निफ्टी में भी दिखेंगे जब आप ओपन होंगे, जो गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रही है। दूसरा पॉइंट, क्या चलने के बाद यानी कि खुलने के बाद बाज़ार बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाएगा, कवरिंग को लेकर क्या बहुत ज़ोर से तैयारी हो रही है, ऐसा कहीं मेरे को दिखा नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गैप है ये सस्टेन भी रहे, आधा घंटा सस्टेन रहे, थोड़ी और कवरिंग कराए, कम से कम 23,000 का एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट तो ले आए। कल शेषा आपको ध्यान होगा, जब हमने कल कार्यक्रम की शुरुआत की थी आपसे ये बात रखी थी कि आप इस पूरे हफ्ते में कम से कम 23,000 तो ना तोड़ो, इस पूरे हफ्ते में कम से कम 48,000 तो ना तोड़ो। अगर ये भी बचे रहते हैं ना तो भी आपके बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हो सकता है फिर बजट का ट्रिगर आपको पुल बैक ले आए। ध्यान रखेगा, सब लोग बजट को ही देख रहे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। अब इससे पहले नहीं थी, लेकिन पिछले हफ्ते से सब लोगों के मुंह पे एक ही शब्द है, वह है बजट। बजट आएगा, बाजार को तार देगा। कैसे तार देगा बॉस? 100 लोगों में से अब 30-35 लोग तो ऐसे हो गए जो बेचने के लिए हैं। सेलिंग आए ना आए, आपकी अपनी ही सेलिंग बाजार को ऊपर नहीं जाने देगी, आपकी अपनी ही सेलिंग बाजार को ऊपर नहीं जाने देगी, क्योंकि सबको एग्जिट का रास्ता चाहिए। जिस चैम्बर में वो घुस गए वहाँ पे घुटन बहुत है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहे। बजट से उम्मीद है, बजट का एक्सटेंशन मैं मानता हूँ और चाहिए भी हमको। खाली सैटरडे वाले दिन बजट नहीं है,
बजट की उम्मीदें और बजट का रिएक्शन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगले सैटरडे तक होना चाहिए और अब पॉजिटिव होना चाहिए। तब तो सबका पेट भरेगा भंडारे में। नहीं तो क्या होगा कि लाइन लगी हुई है 100 लोगों की, खाना खाने के लिए अंदर बिठाने की जगह सिर्फ 20 लोगों की। कैसे बैठेंगे 20-80 लोगों का खाना कैसे परोसा जाएगा? तो थोड़ा सा मार्केट को आराम से सिस्टमेटिकली प्ले कीजिए। ये एक मेजर प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि बजट इसकी पूरी दवाई है, इसको और दवाइयाँ भी रिक्वायर्ड होंगी। जैसे उसके बाद आरबीआई की बैठक है, फिर यूएस का कुछ डाटा आने हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन चाहिए इसको ठीक होने के लिए अभी। बिल्कुल, कई सारी दवाइयाँ चाहिए और एक दवाई डिम्पी ने शायद आरबीआई ने दे दी है, क्योंकि 3 बड़े फैसले लिए हैं लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। थोड़ी देर में अंकुर को हम जोड़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी आ रही है ये बाजार का सेंटिमेंट ठीक करने के लिए कितना काम करेगी। लेकिन कल हमने निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में देखा कि गिरावट कम रही है। अगर प्रतिशत के लिहाज से बात करें तो करीब करीब आधी गिरावट रही। क्या मान के चलें आरबीआई की तरफ से ये जो कदम आ रहे हैं ये आज को सपोर्ट करने काम करेंगे डिम्पी? देखिए, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट तो हमेशा ही रहती है, बिना लिक्विडिटी के तो चल ही नहीं पाएंगे। लिक्विडिटी वैसी है जैसे मछली को पानी की रिक्वायरमेंट है। पानी में है तो सही वो, लेकिन उसके बाद उसको दाना भी चाहिए होता है खाना खाने के लिए। तो पानी तो हो गया, लिक्विडिटी इज ऑल अबाउट पानी। वो मार्केट का पानी है, उसको रिक्वायरमेंट तो है ही है, वो तो चाहिए। और जितनी बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। जितनी बढ़ाए मतलब रेगुलेशंस में जितना बढ़ाएं उतना अच्छा है। तो वो तो एक अच्छा कदम है। लेकिन मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा, मेरे को ना लिक्विडिटी से ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को इंस्टीट्यूशनल बाइंग की लग रही है, कन्विक्शन की लग रही है और थोड़े गुड न्यूज़ की लग रही है और मार्केट के उस गुड न्यूज़ पे रिएक्शन की लग रही है। पैसे की शायद कमी नहीं है। अगर मैं इसके 3-4 एग्जांपल दे सकता हूँ पैसे की क्यों कमी नहीं है। पहला, 26,000 करोड़ रुपए का एसआईपी आता है, कट नहीं रहा, हम तो रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। दूसरा, 70% रिटेल्स की होल्डिंग है। अगर मार्केट ने इतना डिस्टर्ब कर दिया, रिटेल का माल नहीं कटा अभी तक, नहीं तो 70% से घट के उनकी होल्डिंग ऑलरेडी अपने आप से कम हो गई होती। दूसरा, ऐसी कोई भी बड़े ब्रोकिंग हाउसेस का आपने कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की खबर नहीं सुनी मार्केट में। सुनी है 13% इंडेक्स टूटा अक्टूबर से, लेकिन खबर किसी ने सुनी है कि ये ब्रोकिंग हाउसेस ने इस पर डिफॉल्ट कर दिया या इसका पर्टिकुलर कुछ कर दिया? तो वो खबर भी मार्केट के अंदर नहीं आई है। हो सकता है दाएं बाएं कहीं सुनने में आई हो, बट मेजर तौर पर कहीं भी नहीं आई है। तो जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं लिक्विडिटी की वजह से, वो तो एब्सेंट है। इसका मतलब लिक्विडिटी चेक एंड बैलेंस में है, वो ठीक है। लेकिन एडिशनल लिक्विडिटी अगर मिस्टर गवर्नर यहाँ पे दे रहे हैं या आरबीआई हमको दे सकती है तो ये वेलकम स्टेप है। और एक ठीक बजट से पहले आ रहा है तो और वेलकम स्टेप है। बट हाँ, मैं इसको बाजार की सेहत ठीक हो जाए उसके लिए मैं 100% इसका योगदान तो नहीं मानूंगा, बट हाँ, इसको मैं वेलकम नोट की तरह लूंगा। अब आते हैं दूसरा बैंक निफ्टी वाला क्वेश्चन पे कि कल बैंक निफ्टी कम क्यों गिरा। और दूसरा क्या, देखो बैंक निफ्टी पहले ही इतना गिर चुका है, अब कम क्या गिरेगा, गुंजाइश ही नहीं बची गिरने की। अच्छा बोले नहीं बहुत, अभी तो और टूट सकता है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक महाशय है जिन्होंने ये बताया कि फेब के अंदर हम सबसे बड़ी गिरावट देखने जा रहे हैं, तो और भी तो गिर सकता है। हाँ, 100% गिर सकता है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि फिलहाल इस समय का डाटा जो बना हुआ है उसमें एक डाटा को कहते हैं पुट कॉल रेशो, पीसीआर। वो पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड है। पता है, कल मेरे को किसी ने और भी भेजा व्हाट्सएप पे, रिसर्च भेजी पूरी डाटा। उसने कम से कम नहीं तो 15 इंडिकेटर्स भेजे ये बताते हुए कि मार्केट के अंदर दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। मेरे को लगा कि 15 इंडिकेटर्स की जरूरत क्या है, 5 इंडिकेटर से पता लग रहा है दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है फिर, क्यों नहीं बाय हो रहा, क्यों नहीं बाजार ऊपर आ रहा? बाजार इसलिए ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि बाजार के अंदर इंस्टीट्यूशनल प्ले थोड़ा सा कम है। मैंने बार बार एफआईज का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपने फील किया हुआ है उसी एफआईज की एनर्जी को, वो मिस है। इसलिए हम सब मिलकर भी थोड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहे, मार्केट को ऊपर नहीं ला पा रहे, या आ नहीं रही है, जैसे भी आप समझे इसको। तो फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ। 48,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, कल एग्जैक्टली वहीं जाके हम बंद हुए हैं। आज अगर थोड़ा बहुत गैप मिल जाए, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी और जोड़ दे, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है क्योंकि आज आईटी कंपनी शुरुआत में इंडिया में भी प्रेशर बना सकती हैं, तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस दिखेगा। ये आज आप नोटिस करेंगे, आप सुबह सुबह नोटिस करेंगे। तो बैंक निफ्टी जो भी अर्ली ट्रेड होगा वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा पॉजिटिव होगा और जो अर्ली सेल का ट्रेड होगा वो निफ्टी पे ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द वेटेज ऑफ आईटी कंपनीज इन निफ्टी। बट फिर भी आप थोड़ा आराम से ट्रेड कीजिए, नो पैनिक, नो डिप्रेशन, नो एग्रेशन, कुछ नहीं, बस शांति से थोड़ा बैठिए। ये चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, धीरे धीरे करके ठीक होंगी, थोड़ा समय लगेगा अब, और आपको अपना धैर्य को बनाए रखना है।
मैं इसी नोट पे ही ख़त्म करूँगा। ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये बात लेकिन मैं अपने आप से भी बोल रहा हूँ, और ये बात मैं आशीषा से भी बोलता हूँ, ये बात मैं अभिषेक से भी बोल रहा हूँ, और ये बात मैं पीसीआर से भी बोल रहा हूँ, मैं अपने डेस्क से भी बोल रहा हूँ, और अपने दर्शकों से भी बोल रहा हूँ कि हम सबको एक दूसरे को इस समय ढांढस बताना पड़ेगा। हम सबको दूसरे को एक दूसरे को पैनिक में नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब पैनिक में। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम सब एक बहुत ही एक क्लोज सराउंडिंग के अंदर रहते हैं। मैं कल छोटी सी कहीं एक दुकान पे गया, आपको पता है वहाँ पे एक दुकानदार था, वो बात कर रहा था कि भी मेरे तो बहुत पैसे लग गए इस बार की मार्केट के अंदर, मैंने जितना कमाया था उससे कहीं ज़्यादा अब मेरे को लॉस हो रहा है मार्केट के अंदर। एक बार भगवान मार्केट का रेट आ जाए, मैं फिर इसको धंधे को ही छोड़ दूंगा। वो दुकानदार बता रहा है। मेरी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है। उस दुकानदार को इन्वाइट किया था मार्केट ने, वो इतने बुरे टेस्ट के साथ उसको ना भेजे वापस। ऑलरेडी वो खराब टेस्ट के साथ जाएगा ना तो फिर कभी आएगा नहीं, 2-4 पीढ़ियाँ भी नहीं आएंगी। तो बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा एक दूसरे को ढांढस बताए रखिए कि बुरा समय है, निकल जाएगा फाइनली, और फिर ऊपर आ ही जाएंगे हम। ठीक है, तो एक दूसरे को ढांढस बताने की जरूरत है, और अच्छी चीज है कि रेगुलेटर भी थोड़ा सा जो उनसे उम्मीद होती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और आरबीआई ने सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ 3 फैसले किए हैं। उससे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी बाजार में आ जाएगी। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर को करीब से ट्रैक करते हैं। अंकुर, बताइए क्या कुछ किया है, क्या एक्शन लिए हैं आरबीआई ने? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 3 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुए हैं लिक्विडिटी मेजर्स को लेके। पहला जो अनाउंसमेंट है वो ओएमओ परचेज को लेकर है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो सकती है सिक्योरिटीज की, और जैसा कि नाम सजेस्ट कर सकता है, ये ओपन मार्केट ऑप्शंस होंगे, और ये 3 ट्रांचेस में होंगे 20-20 हज़ार करोड़ रुपए के। पहला जो है वो 30 जनवरी को शुरू होगा, उसके बाद 13 फरवरी को, और जो लास्ट ऑक्शन 20,000 करोड़ का है वो किया जाएगा 20 फरवरी को। तो एक 60,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की एक तरीके की योजना है। बैंक्स इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा 56 दिन का वीआरआर ऑक्शन रखा गया है, यानी कि बैंक्स पैसा बोरो कर सकते हैं 56 दिन के लिए, जो कि ऑक्शन में जो भी रेट तय होता है। यहाँ पर जो अमाउंट तय हुआ है वो 50,000 करोड़ रुपए का है। और एक जो लास्ट ऑप्शन है वो है जो रखा गया है आरबीआई की तरफ से, वो है डॉलर रुपी स्वैप का। ये ऑप्शन कई बार सजेस्ट किया गया है मार्केट पार्टिसिपेंट द्वारा। अब यहाँ पर बैंक्स अपने जो डॉलर्स हैं वो बेच सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और 6 महीने बाद ये वापस रीपरचेज किए जा सकते हैं। तो जो लिक्विडिटी है, जिस वजह से रुपये की वीकनिंग हो रही है, वहां पे इसको अरेस्ट करने का एक योजना बनाया जा रहा है सेंट्रल बैंक की तरफ से। अब देखना ये होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी से पहले कितने और स्टेप रिजर्व बैंक लेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आरबीआई गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक की तरफ से उठ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं लिक्विडिटी का बेनिफिट मार्केट्स में कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करेगा। वैशाली पारिक आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ रचना वैद्य भी हैं। रचना मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैशाली मैम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप बताइए, मैं आपसे क्या पूछूं? आपसे ये पूछूं कि बाजार कब चलेगा, या आपसे ये पूछूं कि बाजार और कितना गिरेगा? आप ही बताइए, आपसे क्या पूछूं? गुड मॉर्निंग वैशाली मैम, बताइए क्या पूछूं आपसे मैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस, मार्केट का एक ट्रेंड तो डाउनवर्ड हो ही चुका है, जो सब जानते हैं, और हम देख ही रहे हैं एवरी डे वी आर सीइंग। बट फिलहाल 22,800 एक सपोर्ट बन सकता है जस्ट फॉर अ बाउंस बैक। सो आज गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा एक पॉजिटिव मूव इंडिकेट कर रही है। मेरी सलाह रहेगी दैट of course market के downside projections अभी भी open है, that is 22,500, but यहाँ से मेरे ख्याल से stock specific जो एक अच्छे से support पे आ चुके हैं, corrective हो चुके हैं, थोड़े अभी यहाँ से accumulate करने चाहिए। ठीक है, एक नया सपोर्ट वापस मैम ने दिया है, थोड़ा एक्यूमुलेशन वाला स्टांस भी दिया है। तो वैशाली मैम का तो यही मानना है कि भी 22,800 के आसपास शायद एक सपोर्ट बन जाए। ये सपोर्ट हम सुनते आ रहे हैं करीब 24,000 से, बट धीरे धीरे करके मार्केट ने वो सारे सपोर्ट तोड़े। दुखी इतने हो गए हैं कि आज की डेट में मार्केट में एवरेज करने का भी मन नहीं करता, जबकि पता है कि एवरेज करूंगा तो मेरे बहुत रेट कम हो जाएंगे जो मेरी पुरानी खरीद है, लेकिन उसके बावजूद भी एवरेज करने की हिम्मत या एनर्जी या शक्ति मार्केट में अभी लोगों में थोड़ी कम है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार का भी बेस ही नहीं बन रहा। रचना मैम गुड मॉर्निंग, अब अपने शेयर्स बताइए आज कौन से कन्विक्शन वाले शेयर्स हैं, और जिसमें हाई कन्विक्शन है ना सिर्फ वो भी बता देना, इसी को प्लस करो बस। कि मेरे जो आज के शेयर्स रहेंगे
उसमें एक नाम तो आईसीआईसीआई बैंक का ही रहेगा, जहां हमने कल भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट देखा था काफी लोअर लेवल से स्ट्रांगली ऊपर जाना है, तो करीब करीब 1200 से लेके 1230 तक गया है ये काउंटर फ्यूचर्स पे। और अगर आज के दिन में मार्केट जैसे दिखा रहा है, ऐसे अगर हल्का सा भी पॉजिटिव रहेगा, मे बी ओनली फॉर द सेक ऑफ रिलीफ रैली ही सही, लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिविटी जो आईसीआईसीआई बैंक ने कल दिखाई थी वो थोड़ी और गहरा सकती है। तो हम 1230 पे है, हम 1245 एंड 50 तक जा सकते हैं, और डाउन साइड पे हमारा सपोर्ट होना चाहिए 1215 पे। दिस इज ऑन फ्यूचर्स एंड उस हिसाब से इसको प्ले करना चाहिए। और दूसरा जो एक मेरी तरफ से पॉजिटिव कॉल रहेगा, दैट विल बी यूनिलीवर। यूनिलीवर में भी एक अटेम्प्ट था कल 200 पीरियड इंट्राडे एवरेज से भी और हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे भी पॉजिटिविटी दिखाने का। और यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से अगर हम डाउन साइड पे 2380 अगर होल्ड कर जाएंगे, तो अप साइड पे यहाँ पे भी हम 2430 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये नजरिया HUL और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स की भी बात की। लेकिन वैशाली, गुड मॉर्निंग, आपके टॉप पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। सो जैसे देखा कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छे से सपोर्ट लिया है, सो मैं चूज करूंगी एक्सिस बैंक। इवन ऑन अ वीकली चार्ट आप देखोगे तो 200 पीरियड के आसपास आके, सो 900 इज अ वेरी प्रोमिनेंट सपोर्ट। सो फॉर अ स्मॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब पोजिशनल ट्रेड ही रहेगा 925 के स्टॉप लॉस के साथ, ये 980 का एक टारगेट बन सकता है। और दूसरा है मैं चूज करूंगी ब्रिटानिया। सो ब्रिटानिया इज आल्सो इन अ ट्रेंड, और पूरा एफएमसीजी काउंटर सेक्टर इटसेल्फ हैज कम क्लोज टू अ सपोर्ट लेवल। सो 4900 के सपोर्ट के साथ, सो आई थिंक हर एक डिप में ये सपोर्ट को ध्यान में रख के ये खरीदा जा सकता है। पोजिशनल टारगेट 5500। ठीक है, वैशाली जी की तरफ से दो खरीदारी वाले शेयर ब्रिटानिया, लगातार हम इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हैं, 7 सत्र की लगातार तेजी हो चुकी है, और इसमें जो टारगेट बनेगा अब वो बनेगा 5500 रुपये का, स्टॉप लॉस 4900 रुपये का। और दूसरा जो शेयर है बैंकिंग से एक्सिस बैंक का है, इसके लिए टारगेट होगा 980 रुपये का। तो अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से हम देख रहे हैं कि बाय के कॉल्स की अधिकता है, और हम आईसीआईसीआई बैंक में रचना जी ने खरीदारी की सलाह दी है आपके लिए, और टारगेट इसके लिए सुझाव है 1245 रुपये का और 1250 रुपये का, और इसके अलावा HUL में बाय की सलाह है। तो भले ही थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है, बट ये जब खरीदारी की कॉल्स दिखती है ना, जैसा कि डिम्पी भी कह रहे थे कि हरा निशान दिखता है स्क्रीन पर, तो अच्छा फील होता है। तो ये भी थोड़ा सा गुड फील कराने के लिए ये 4 के 4 स्टॉक आपके लिए खरीदारी वाले हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी भी। किरण जी, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। आप बताइए आप क्या खरीदेंगे किरण जी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट का सेटअप है, कहीं ना कहीं जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो अपने काफी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमें लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो उसमें से आज दोनों जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर से ही है। पहला है वो एनबीएफसी से है बजाज फाइनेंस। अगर बजाज फाइनेंस का आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो जिस तरह से उसने डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है। 7200 बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से यहाँ लॉन्ग करना चाहिए। कल के सत्र में हमने देखा कि काउंटर ने 7300 के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो 7290 7270 के आसपास हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल 1 से 2 दिन में आप 7370 तक के एक लेवल्स देख सकते हो, और 7260 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा बजाज फाइनेंस के अंदर। दूसरा जो कॉल है वो बैंकिंग क्षेत्र से है, एसबीआई। पीएसयू बैंक में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। अगर आप होलिस्टिकली पीएसयू इंडेक्स देखोगे तो लास्ट बजट पे जहां पे ट्रेड कर रहे थे उसी के आसपास कहीं ना कहीं हम ट्रेड करें, तो ये पूरे साल का मतलब बजट टू बजट का अगर आप देखोगे तो पूरा जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 0 या तो फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न दे दिया है। अब वापिस यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें एसबीआई के ऊपर दिख रहा है 720 730। प्रीवियसली भी उसने काफी टाइम बचा के रखा था, इवन इलेक्शन रिजल्ट के टाइम का जो वोलेटिलिटी था उसमें भी ये लेवल के आसपास से ही मार्केट रिवर्स हुआ था। तो वापस उसी लेवल के आसपास एसबीआई अभी अवेलेबल है। कल के सत्र में हमने देखा कि जहां पे मार्केट में इतनी गिरावट थी एसबीआई स्ट्रॉन्ग नोट के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। 748 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में 770 एज अ टारगेट हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एंड 734 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो बजाज फाइनेंस एंड एसबीआई हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई दोनों पर लॉन्ग करने की सलाह यहां पर आती हुई। लेकिन इसके अलावा कई सारे निफ्टी कंपनियों के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे। खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पूरी डिटेल्स के साथ आज हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं।
गुड मॉर्निंग अक्षय शाह। सबसे पहले जो है टाटा स्टील के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, खास करके एबिडा फ्रंट में, और यहाँ पे ऑफ कोर्स नॉन अदर आइटम्स के कारण भी जो है नंबर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बड़े ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा भारत और उनकी इंटरनेशनल ऑपरेशंस की भी जो है ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही है। कोल इंडिया की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रियलाइजेशन जो होती है यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। एफएसए रियलाइजेशन जो होता है वहाँ पे भी जो है अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। पैट में भी लगभग 35% का सिक्वेंशियल ग्रोथ आया है। तो लार्जली इनलाइन कहेंगे कोल इंडिया के लिए, और टाटा स्टील के लिए गुड। पिरामल एंटरप्राइजेज अगला स्टॉक रहेगा। यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। जो एमएफआई का डिटोरिएशन का इम्पैक्ट है अभी भी पिरामल एंटरप्राइजेज में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। खासकर की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है उनके दहेज प्लांट का, वहाँ पे जो है नंबर्स कम दिख रहे हैं, और आगे जाते हुए भी डिमांड जो है सॉफ्ट देखने मिल सकता है। ये स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशंस है। आईजीएल की बात करें तो यहाँ पे जो है मार्जिन्स की जो है लॉस आई है, और ओवरऑल जो लार्जली नंबर्स आए हैं वो अनुमान से कम आए हैं आईजीएल के। इमामी की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और इम्पॉर्टेंटली जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली रूरल सेगमेंट में, उसमें ज़्यादा इनका एक्सपोजर है। तो अगर ऑफ कोर्स रूरल जो कमेंट्री आ रही है कंपनी की वो उतनी ख़राब नहीं है, बट अर्बन को लेके जो है अभी भी चिंता बना हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो नंबर्स मिले जुले देखने मिल रहे हैं। पैट में 25% का ग्रोथ आया, और इंटरेस्ट इनकम में भी उतना ही ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि थोड़े इंटरनल्स जो हैं मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स में आखिर में फेडरल बैंक के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। हालांकि पैट में गिरावट आई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% का डी ग्रोथ देखने मिला है। तो ये अहम अर्निंग्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बट लार्जली बीएफएसआई स्पेस में हमने देखा है कि मिक्स सेट ऑफ अर्निंग्स आ रहे हैं, कुछ वीक सरप्राइजेस देखने मिल रहे हैं। हालांकि आप देखें स्क्रीन पे भी आ गए ये अर्निंग्स, और यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा स्टील और कोल इंडिया जो मेन हेडलाइन निफ्टी नंबर्स है वो जो है डिसेंट सेट परफॉर्म किए हैं इस बार। निफ्टी कंपनियों में टाटा स्टील और कोल इंडिया के नतीजे अच्छे, लेकिन बीएफएसआई सेगमेंट के नतीजे ठीक ठाक दिखे। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बताएं। जी बिल्कुल, जो है सेक्टोरल न्यूज़ फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बस थोड़ा समझा देता हूँ कि आज आईटी स्टॉक्स में प्रेशर आ सकता है। कल जो था रात में एनवीडिया की जो सबसे बड़ी मार्केट कैप की जो सेल ऑफ एक दिन में देखने मिली है, $600 बिलियन, ये पूरा वाइप ऑफ हो गया था। ऑफकोर्स डीप सीक करके जो चैट जीपीटी या ओपन एआई का जो वर्जन चाइना का आया है, उसके कारण पूरे जो एआई मार्केट है और जो एआई इकोसिस्टम है, जो जितनी बड़ी रैली हो रही थी उसमें सिग्निफिकेंट करेक्शन बिग टेक स्टॉक्स में देखने मिले, और उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है नेगेटिवली आईटी स्टॉक्स में भी देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स एआई है, कंपटीशन है, प्राइसिंग चेंजेस आ रही है, चाइना आ रहा है, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है। लेकिन बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स डोमेस्टिकली भी हम देखें तो यहाँ पे आज इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने वाला है। कल शाम को आरबीआई ने जो है 3 अहम मेजर्स लिए जहाँ पे लिक्विडिटी घुसेगी बैंकिंग सिस्टम में, तो इसके कारण जो है एनबीएफसीज हुआ, बैंक्स हुए, खास करके जो है लार्ज कैप बैंक्स है उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। तो बैंकिंग एनबीएफसीज के लिए जो है आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। तीसरा स्टॉक आईटीसी का रहेगा, ये ज़रूर आप नोट कर लीजिए। आईटीसी होटल्स जो है लिस्ट होने वाला है कल, यानी कि जनवरी 29 को। ऑफकोर्स टैक्स पर्पस के लिए आप पूछना चाहते होंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। अब मेरे पास आईटीसी भी और आईटीसी होटल्स भी है, तो आईटीसी में लगभग 86% का कॉस्टिंग बैठेगा, वही आईटीसी होटल्स का जो है लगभग 13 से लेकर 14% का कॉस्टिंग बैठेगा। और याद रखिए 1:10 का रेशियो था। अगर आप 10 शेयर्स होल्ड करते हैं आईटीसी के, तो आपको एक आईटीसी के होटल्स के शेयर मिले हैं। तो ऑफकोर्स जो लास्ट डिस्कवर्ड प्राइस था 260 रुपया था एनएससी में, और 270 रुपये था बीएससी में, बट याद रखिए ये लास्ट डिस्कवर्ड प्राइस है। प्राइसिंग जो है बहुत डायनेमिक हो सकती है लिस्टिंग में। कल ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करें 110 से 300 रुपये का आ सकता है, तो इसे ज़रूर नोट करिएगा। 361 वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पे एक बड़ी एक्विजिशन आई है। बाटलीवारा एंड करानी एक टाइप से बड़ी ब्रोकिंग फर्म है जो यूएचएनआई सेगमेंट में ज़्यादातर है, वहाँ पे लगभग 1700 करोड़ रुपए का कंसिडरेशन पे जो है ये एक्विजिशन हुई है। डील जो है ईपीएस एक्रेटिव है और एक सिनर्जिस्टिक भी ज़रूर है। और ऑफकोर्स अभी हाल ही में एजेंसी से भी न्यूज़ आ रही है कि यूबीएस के साथ भी इनका करार हो सकता है 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट का, तो स्टॉक को नज़र में रखिएगा। और आखिर में पेटीएम, इनके आम पेटीएम पेमेंट के एमडी और सीईओ नकुल जैन ने रिजाइन कर दिया है ताकि वो नए एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाए। बट ऑफ कोर्स हमने इसलिए ये पॉइंट रखा है क्योंकि फिनटेक्स में हम लगातार देख रहे हैं कि एट्रिशन ज़्यादा है आईटी कंपनी से, और खास करके लिस्टेड प्लेस में जो है बड़े लेवल्स पे जो है एट्रिशन और रेजिग्नेशंस बहुत बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर कई सारे खबरें निकल कर आई है और उसी के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आईटी सेक्टर पर नजरिया लेंगे, लेकिन उसके पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ से निकल कर आई है ये बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, कई सारे शेयर्स ब्रोकरेज के दम पे आज फोकस में रहेंगे। शुरुआत करते हैं टाटा स्टील से। तो जीपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखे, जो टारगेट प्राइस है वो है 155 का। एबिटा बिट हमें नजर आई है, जो अदर एक्सपेंसेस थे वो एक्सपेक्टेशन से कम थे, जिसके चलते एबिटा बिट नजर आई। और जो नेट डेट रिडक्शन हमें देखने मिला है, जेपी मॉर्गन का मानना है ये की सरप्राइज है टाटा स्टील के लिए। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है, इक्वल वेट रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 160 रुपीज़ का। उनका मानना है डोमेस्टिक बिजनेस का जो हमें परफॉर्मेंस नजर आया वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नजर आया। उसके अलावा जो बाकी जोग्राफीज थे, यूके बिजनेस और दूसरे जोग्राफीज, वहाँ पे भी एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स परफॉर्मेंस नजर आया। इसके अलावा कोल इंडिया फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग मेंटेन की और जो टारगेट प्राइस है वो है 525 रुपीज़ का। उनका मानना है कि ओवरऑल अगर हम Q3 क्वार्टर देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स नजर आए और एक वॉल्यूम्स जो है वहाँ पर एक बीट नजर आई ये क्वार्टर में। इसके अलावा जीपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट है, न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया और जो टारगेट प्राइस है वो है 435। ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो उन्हें इनलाइन नजर आया और एक हायर देन एक्सपेक्टेड ई ऑक्शन के चलते ये ड्राइव नज़र आया। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री देखेंगे ई ऑक्शन प्रीमियम्स पे और गाइडेंस पे, तो वो आगे चल के की फैक्टर रहेगा कोल इंडिया के लिए। पिरामल एंटरप्राइज ये रहेगा एक और स्टॉक फोकस में। सिटी ने अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है, जो टारगेट प्राइस है वो है 800 रुपये का। ओवरऑल जो हायर क्रेडिट कॉस्ट है वहाँ पे एक अर्निंग्स ड्रैग हमें नज़र आया है। इसके अलावा अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो MFI सेगमेंट है वो अभी भी एक स्ट्रेस में नज़र आ रहा है। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट्स वहाँ पे एक परफॉर्मेंस इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। इसके अलावा पेट्रोनेट LNG ये फोकस में रहेगा, क्योंकि सिटी ने अपना एक 90 डे कैटलिस्ट नेगेटिव वॉच आज ओपन किया है। सेल रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 310 रुपये। इसके अलावा IOCL ये भी फोकस में रहेगा। जेफरीज की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, जो टारगेट प्राइस है वो है 185 से कम करके 170 रुपीज़ कर दिए। इनका मानना है कि जो रिफाइनिंग थे उसके चलते एक मिस नज़र आया ओवरऑल नंबर्स में, लेकिन आगे चल के एक जो अच्छा कंपनी के लिए रहेगा वो है LPG में रिलीफ। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर रह सकता है जो आगे की अर्निंग्स ड्राइव करेगा पेट्रोनेट LNG के लिए। तो ये डेफिनेटली एक फोकस में रहेगा, माफ़ कीजिएगा, IOCL के लिए। इसके अलावा ECC ये काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। मल्टीपल रिपोर्ट से बात करेंगे CLSA की, तो आउट परफॉर्मेंस रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 2580 रुपीज़ का। ओवरऑल Q3 अगर देखेंगे तो एस्टिमेशन से नीचे नज़र आया है। उसके अलावा एक्सेप्शनल्स और हायर सेल्स भी हमें नज़र आई, जो एक्वायर्ड एंटिटीज़ थी उसके चलते। इन्वेस्टिक की भी रिपोर्ट है, होल्ड रेटिंग मेंटेन रखे, जो टारगेट प्राइस है वो है 2845 का। उनका मानना है अगर हम एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो इबिटा ने उनके एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। इसके अलावा जो वॉल्यूम्स नेगेटिव हमें नज़र आए लोअर स्प्रेड्स के चलते, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है कंपनी को। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। नॉमरो की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है कंपनी को बाय रेटिंग पे और जो टारगेट प्राइस है वो है 3242। ओवरऑल उनको लगता है कि जो सेकेंड हाफ FY25 का वहाँ पे एक अर्निंग्स अपसाइकिल हमें नज़र आएगी, जिसके लिए एक पॉजिटिव अपग्रेड दिया है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को। और आखिर में सिमंस ये काउंटर फोकस में रहेगा। UBS की रिपोर्ट है, इन्होंने भी न्यूट्रल स्टांस से अपग्रेड करके बाय रेटिंग दिया, जो टारगेट प्राइस है वो है 8000 रुपये का। उनका ओवरऑल मानना है कि जो बिजनेस मिक्स है ओवरऑल वो एक डाइवर्सिफाइड है और आगे चल के एक रेजिलियंट सेट ऑफ नंबर्स उन्हें एक परफॉर्मेंस नज़र आती है। इसके अलावा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है करंट वैल्यूएशंस पे, वो भी उन्हें एक अट्रैक्टिव लेवल पर नजर आते हैं। ठीक है जिन्हें थैंक यू सो मच। इतनी सारे रिपोर्ट्स, कई सारे नतीजे और खबरों वाले शेयर हैं, उस पर हम फटाफट चर्चा करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं टाटा स्टील से। वैसे आपको नंबर थोड़े से कमजोर दिखेंगे, लेकिन जो अनुमान थे उसके हिसाब से देखा जाए तो नतीजे इसके ठीक ठाक हैं। रेवेन्यू पर थोड़ा सा प्रेशर है। मुनाफे की बात करें तो तिमाही आधार पर करीब 60% के आसपास की गिरावट है। शेयर हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर में है, करीब 125 रुपए के आसपास के भाव हैं। रचना जी, एक राय जरा टाटा स्टील पर दीजिए, क्या इस भाव से आपको रिकवरी की उम्मीद शेयर में कर रही है? अपने सपोर्ट के आसपास है क्या ये? देखिए, ये एक सपोर्ट पे तो है और ऊपर से ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से एक पुल बैक जरूर आना चाहिए, जिसको रिलीफ रैली की तरह देखना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए उसको अपसाइड पे प्ले कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में मुझे लग रहा है ये फर्दर और डाउन जा सकता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की चार्ट्स ऐसा दिखा रहे हैं। तो इसको बॉटम ना समझे, अगर अपसाइड में मूव आता है तो उसको रिवर्सल की तरह ट्रीट ना करें, लेकिन अगर शॉर्ट्स में हो आप तो आप उसको कवर करें और अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है तो लॉन्ग साइड पे प्ले करें। इमीडिएटली यहाँ पे गिरावट नहीं आएगी।
कम से कम थोड़ा सा कंसोलिडेशन और एक छोटा सा अपस्विंग यहाँ पे बनने की उम्मीद है। ठीक है, टाटा स्टील को लेकर ये व्यू, लेकिन एक और दिग्गज कंपनी कोल इंडिया पर भी व्यू आप दीजिए रचना जी, क्योंकि इसके नंबर आए हैं अनुमान के मुताबिक, और इसके लिए जो मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट दिया है वो दिया है शायद ₹525 के आसपास का। कोल इंडिया क्या करना चाहिए इस भाव पर? जहां तक कोल इंडिया की बात है तो यहाँ पे 375 के करीब बैठे हैं हम, और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स काफी वीक है, तो फर्दर गिरावट आ सकती है। लेकिन अगेन क्योंकि हम ऊपरी लेवल से 550 के आसपास से लेके गिरे हुए हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग 25-30% का फॉल ऑलरेडी आया हुआ है, तो एक पुल बैक यहाँ पे भी माइनर बन सकता है, विच विल ओनली बी माइनर, जो काउंटर को 400 की तरफ लेके जा सकता है। 400 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा और उसके बाद दोबारा डाउन जाने के रिस्क है। ठीक है, कोल इंडिया को लेकर ये व्यू। गिफ्ट निफ्टी काफ़ी बेहतर है और ये उम्मीद करता हूँ कि आज का यानी कि कल का जो दिन गया सो गया, अब उसके बाद से थोड़ी पुल बैक आया। लेकिन एक डरावना ट्विटर पे भी एक खबर आई थी जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में जिक्र कर रहा था, वो मैंने खबर ढूंढ ली है और वो आपको ज़रा दिखाना भी चाहता हूँ स्क्रीन से, एक बार ज़रा दिखाइएगा। मैं इन महाशय के बारे में आपको ज़रा बता भी देता हूँ और इनका ट्वीट भी पढ़ के बता देता हूँ, सुना भी देता हूँ। 1 मिनट के लिए ज़रा स्क्रीन पर इसको दिखाइएगा, आपको दिखेगा। इनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, ये रॉबर्ट कियोसाकी है। मैं थोड़ा और बड़ा कर पाऊँ तो आप इसको देख पाएँ तो जस्ट अ मिनट, अब शायद आपको थोड़ा और बड़ा दिख पाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी है, इन्होंने ये रिच डैड के भविष्यवाणी करते हैं। 2013 में भी इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा कि द क्रैश विल बी इन फेब 2025। बाय द वे इनके बता दो, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, 2 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, और ये अपने आप में ये ट्वीट भी करीब 2.4 मिलियन लोगों ने देखा है इसको। उन्होंने कहा क्रैश विल बी इन फेब 2025, गुड न्यूज़ because is a crash everything goes on sale, car and houses on sales now। उन्होंने ये बात लिखी है कि जो पैसा है वो जाएगा बिटकॉइन की तरफ। उन्होंने साफ लिखा, बेटर न्यूज़, बिलियंस विल लीव द स्टॉक्स एंड बॉन्ड मार्केट एंड रश इनटू बिटकॉइन, बिटकॉइन विल बूम बूम बूम। और उन्होंने कहा है कि आगे चल के सिर्फ बिटकॉइन चलेगा। सिल्वर गोल्ड के भी बारे में उन्होंने लिखा है कि वो भी चलेगा। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था जो मैंने सुबह आपके सामने जिक्र किया। अब इसको हटा दीजिए आप, रॉबर्ट कियोसाकी को, ठीक है। तो बस ये सिर्फ नोटिस करवा रहा हूँ बॉस, मैं कोई डरा नहीं रहा, क्योंकि सिस्टम में सारी खबरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। इसलिए सिर्फ अगर आपसे कहीं मिस हो गया है तो ये पॉइंट मेरे को लगा कि चलो मैं ही आपके सामने ये पॉइंट रख देता हूँ। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे शेयर्स पे, जहाँ पे कल मार्केट के अंदर थोड़ा प्ले बना है, या मैं बोलूँगा कि वहाँ पे कुछ लॉन्ग शॉर्ट रेशो ठीक बनी है। कल लॉरस लैब काफ़ी तेज़ी से टूटा। एक बार रचना मैम आप इसको चेक करेंगे, लॉरस लैब को कल काफ़ी तेज़ी से टूटा है। जी, लॉरस लैब में हमको भी कल पॉजिटिव साइड पे उम्मीद थी, पर रिजल्ट्स अच्छे होने के बावजूद भी ओपनिंग बिकेम द हाई और काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट थी कल। अब आज ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो भी देखते हुए और इसकी कल की गिरावट भी देखते हुए ये लग रहा है कि अब ये काउंटर 500 को अगर होल्ड कर जाएगा तो माइनर सा यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए फर्दर गिरावट से पहले, और ये कंसोलिडेशन और पुल बैक जो है वो इसको 560 की तरफ लेके जा सकता है। अभी हम 534 के करीब है, तो अगर फ्रेश शॉर्ट साइड पे देखना है तो 560 के आसपास देखें, उससे पहले ना देखें। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में प्ले करना है तो अपसाइड पे करना चाहिए। जब तक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 530 और नियर टर्म में 510 होल्ड करेगा, तब तक ये पॉजिटिव साइड पे रहेगा फॉर अ मूव टुवर्ड्स 560। एक और शेयर कल इनफैक्ट वो थोड़ा ठीक पोजीशन में था। आज वैशाली मैम भी थोड़ा बैंकिंग को लेकर बुलिश है, उन्होंने एक्सेस के बारे में जिक्र किया है। उसका एक भाई है आईसीआईसीआई बैंक, कल क्लोजिंग ठीक आई है उसकी, करीब 1.5% ऊपर है, बट बिना वॉल्यूम के था। आईसीआईसीआई बैंक वैशाली मैम ये भी ठीक है क्या एक्सेस के साथ साथ? So I would say comparatively Axis और ICICI के comparison में ICICI का trend फिर भी much better। So मैं कहूँगी ये कंसोलिडेशन फेज है। 1190 का स्टॉप लॉस रख के कल तो ऑफ कोर्स पोस्ट रिजल्ट्स एक अच्छी सी बुलिश कैंडल भी बनी है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी नीड अ फॉलो ऑन बाइंग। तो वॉल्यूम के हिसाब से मैं कहूँगी 1190 के स्टॉप लॉस, एंड अगर ये स्टॉक में फर्दर स्ट्रेंथ आए तो आई थिंक 1240 1270 के नेक्स्ट टारगेट्स दिख सकते हैं।
मैं कुछ रोल ओवर का डाटा भी आपके सामने रखता हूँ। निफ्टी पे करीब 42% का रोल ओवर हो चुका और बैंक निफ्टी पे करीब 48% का रोल ओवर है। कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 40% पोजीशंस ट्रांसफर हो चुकी हैं अगले कॉन्ट्रैक्ट में, बट मार्केट के पास सपोर्ट तक नहीं है अपने। 23,000 नहीं है और 48,000 बड़ी मुश्किल से बचा है जैसे तैसे करके, और फ्यूचर्स में तो डिस्काउंट है बैंक निफ्टी के बकायदा। एनी हाउ, मैं ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी में नहीं जाता। एक रोल ओवर वाला शेयर पता करता हूँ किरण जानी से। किरण सर, एक बार जरा हिंदुस्तान कॉपर चेक करना। 68% के आसपास का रोल ओवर है इसमें, और ये बैन में नहीं है, नहीं तो अमूमन ये शेयर बैन में चला जाता है। हिंद कॉपर जरा देख के बताइए, कोई ट्रेड बनता है क्या? हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम कहीं ना कहीं 220 210 के लेवल के आसपास देख रहे हैं। तो जब तक 210 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक के लिए आप एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन 210 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही हमें लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में इनिशियल लेवल पे 250 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे 250 का लेवल क्रॉस होगा यहाँ पे एक फ्रेश रैली एक्सपेक्टेड है। तो रेशियो 1:1 बैठ रहा है, बट मेरे हिसाब से कोई भी डिप आए तो डिप में आप बाई कीजिए 225 220 के बीच में, और 210 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है। इस बीच विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हालांकि मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मार्केट के अंदर आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे बॉटम बन रहा है? पहले मैं ये पूछना चाहता था, फिर लगा ये नहीं पूछता हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो यूएस के अंदर गिरावट आई है कल टेक शेयरों के अंदर, इन्वीडिया का शेयर 15-16% टूटा और विश्व की बड़ी कंपनीज में से एक है। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी वापस चाइना ने डेवलप की और भर भरा के गिर गई। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी 16%। ये तो बड़ा ही मुश्किल दौर है इससे जूझना। आप मेरे को बताइए, इंडिया में आईटी की या टेक से जुड़ी हुई कंपनीज का क्या भविष्य है? आपको क्या पसंद है या क्या खराब है? गुड मॉर्निंग डिप्टी जी। पहली चीज आपने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पे बॉटम बनेगा, और जब सबसे बड़ी पैनिक आती है ना बाजार में, तभी समझ लीजिए कि बॉटम बनता है। और जनरली क्या होता है कि नीचे वाले मार्केट, जब मार्केट नीचे जाता है तो फ्लोर कुछ नहीं होता, जब ऊपर जाता है तो सीलिंग कुछ नहीं होती है। तो ये कभी ना कभी आज के दिन वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, और मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टडीली आपको बॉटम बनते हुए दिखेगा। जहां तक ये डीप सेक एआई जो चाइना लेके आया है और उसके कारण एनवीडिया गिरा है, एनवीडिया बढ़ा भी उसी स्पीड में था। और मुझे लगता है कि इसका अगर मैं ऐसे कॉन्ट्रा ओपिनियन लूं तो थोड़ा बहुत इंडियन कंपनीज को फायदा हो सकता है। क्यों फायदा हो सकता है? देखिए क्या होता है कि यूएस सबसे पहले लीड लेता है, और कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह आती है। आज उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, पीएसयू बैंक्स ले लीजिए। पीएसयू बैंक्स की टेक्नोलॉजी आज है बैकएंड में, वो बेटर देन कुछ प्राइवेट सेक्टर्स से भी है। क्यों? क्योंकि वो लोग लेट आए। तो कभी कभी आप जब लेट आते हो तो आपको टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई रहती है और प्राइजेस नीचे आए हुए रहते हैं, तो उसका फायदा भी आपको हो सकता है कि मिले। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन का दौर है, ये सेटल हो जाएगा इधर। और आईटी कंपनीज पे मैं बुलिश रहूंगा, एटलीस्ट इंडियन आईटी कंपनीज पे मैं बुलिश रहूंगा। तो टेक्नोलॉजी जितनी भी कंपनीज आपको धीरे धीरे इन एसआईपी मोड में आपको इधर बाइंग करनी चाहिए। और अगर सस्ता कुछ आता है तो ये इंडियन कंपनीज को डायरेक्टली फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग सब आईटी कंपनीज से ज्यादा आईटी यूजर्स बहुत ज्यादा है। तो यूजर्स के लिए अगर फायदा होगा तो एज कॉन्ट्रेरियन मैं उधर सपोर्ट करूंगा उसको। वैसे सर आप कह रहे हैं कि बॉटम बन रहा है और आपने आईटी के बारे में भी कहा, इंडियन सपोर्ट का, लेकिन मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी एक बयान आपके सामने रख देता हूँ। जरा विंडो में दिखाइएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। आप ज़रा देखिएगा सर, विवेक सर, और आपने ज़रा इस पर भी इंटेलिजेंस के साथ बताइएगा। रॉबर्ट कियोसाकी, आप इनको जानते? नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ इनका परिचय। ये इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, फाइनेंशियल एजुकेटर है ये, और ऑथर है। 2.7 मिलियन है, यूएस के अंदर रहते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है और ये कहते हैं कि अब हिस्ट्री में अब तक इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी अब आएगी, और वो फेब 2025 को बता रहे हैं। इन्होंने कहीं इंडिया का नाम नहीं लिखा। ये यूएस के सिटीजन है, तो मैं पक्की सी बात मान के चलता हूँ यूएस के बारे में ही बोल रहे होंगे। अगर आईटी कंपनीज इस तरह से टेक कंपनीज टूट रही है तो इनकी अगर भविष्यवाणी सच होगी फिर क्या होगा? मान लो फेब के अंदर सबसे बड़ी गिरावट यूएस के अंदर आ गई, या गिरावट आ गई यूएस के अंदर, तो फिर क्या होगा? डिप्टी जी अगेन ये सही है, इनको तो अच्छी तरह जानते हैं हम लोग सब, ये बुक्स वगैरह पढ़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और मैं कॉन्ट्री देता हूँ। इंडियन वैल्यूएशंस ज्यादा थे और यूएस वैल्यूएशंस आज भी ज्यादा है।
अब इसका आप अगर कंपैरिजन करो, क्यों, किस बेसिस पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जो देश का जीडीपी है टोटल और कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इंडिया इस गिरावट के बावजूद करीबन 130% पे है। मतलब समझ लीजिए कि इंडियन मार्केट का आज टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा करीबन 4.5 समथिंग। बीएसई के वेबसाइट में मिल जाएगा एग्जैक्ट नंबर आज का। और आप अगर जीडीपी देखते तो वो करीबन 3.6 और 3.8 के बीच में रहेगा। तो मतलब जितना देश का जीडीपी है उससे ज्यादा इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये वैल्यूएशन ज्यादा था, ये कई बार हम एटलीस्ट मैंने तो बहुत बार बोला था कि वैल्यूएशन ज्यादा है। आज अगर आप यूएस का देखो तो यूएस का 200% है, मतलब डबल है। तो वहां पे अगर करेक्शन आता है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, पहली चीज। और वहां पर अगर करेक्शन आता है तो हो सकता है कि जो एफआईआईज वगैरह का जो पैसा है वो थोड़ा सा चीपर मार्केट्स में रीडायरेक्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जब हम लोग बोलते हैं कि यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो एफआईआई का पैसा उधर जा रहा है, तो अगर रिवर्स भी तो ट्रू होना चाहिए। अगर वहां पे आपको दिखे कि इतनी ग्रोथ नहीं आने वाली है तो हो सकता है कि वो पैसा इंडियन मार्केट टाइम्स में भी आए। तो इंडियन मार्केट आज भी 130% पे है और यूएस 200% पे है। मतलब यूएस सबसे कॉस्टली मार्केट है दुनिया में आज के दिन, और सेकेंड नंबर पे आज इंडिया है आज भी। तो इंडिया का अगर ये वैल्यूएशन ठीक ठाक होना है तो ग्रोथ आनी है, और अगर ग्रोथ आ जाती है तो करीबन 130 से हो सकता है कि 120 या 115% पे आ जाए, तो वो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन रहेगा। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी रहूंगा, यूएस मार्केट नीचे जा सकता है कि आई फुल्ली एग्री, हो सकता है कि नीचे जाए। ठीक है, तो ये नज़रिया, लेकिन सबकी उम्मीद यही रहेगी कि इन लेवल से अब ज़्यादा गिरावट ना दिखे। लेकिन इसी नोट पर किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ संतोष मीना जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी शुक्रिया। अशेषा बात कर रही हूँ और सबसे पहले आपका नज़रिया आईटी सेक्टर पर लेना चाहूँगी। ग्लोबल मार्केट्स में कल राउट दिखा, अमेरिकी बाजारों में आईटी स्टॉक्स कमजोरी के साथ बंद हुए और इंडिया में ही बात करें तो आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था कल। कोफोर्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक सभी स्टॉक्स में 4 से 6% की भारी गिरावट दिखी। इन आईटी स्टॉक्स पर आज आपकी क्या राय होगी? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। सो आईटी स्टॉक्स की बात करें तो बड़े दिनों बाद यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इन्होंने मार्केट को सपोर्ट देने का काम किया था। अब मुझे लगता है इन वेरी नियर टर्म थोड़ा पैसा अब आईटी से थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की ओर शिफ्ट होगा, और क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं। तो व्यू आईटी सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म बुलिश ही है। कोई भी डिप मिलता है यहाँ से तो खरीदारी का ही व्यू रहेगा, बट मुझे लगता है इन नियर टर्म और थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है। हम हो सकता है स्टॉक की जो कल की गिरावट थी आज भी जारी रहे। टीसीएस करीबन अभी 4060 के लेवल के आसपास ट्रेड करा, हो सकता है आपको 3900 रुपीज के लेवल मिल जाए, वो एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी रहेगी। इन्फोसिस भी शायद 200 दिन के मूविंग एवरेज करीबन 1760 को टेस्ट करते नजर आए। तो यहाँ से मुझे लगता है 2 से 5% की गिरावट और आईटी स्टॉक्स में बन सकती है, बट वो गिरावट फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है और ये राय आईटी सेक्टर पर, आज आईटी सेक्टर पर इन एनी केस दबाव नजर आ सकता है। लेकिन सीमेंस इस स्टॉक पर भी नजर डालेंगे कैपिटल गुड्स सेक्टर से, जहां पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है। कल तो स्टॉक गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन यूबीएस ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, 8000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। याद रखिए स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस दिखा है पिछले कुछ महीनों में। कैपेक्स पर इतना फोकस नहीं था गवर्नमेंट का फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, जिसके चलते सभी कैपिटल गुड्स में गिरावट दिखी है। लेकिन अब पॉजिटिव रिपोर्ट स्टॉक पर। वैशाली, क्या राय होगी आपकी सीमेंस और इसके अलावा एबीबी या और कोई कैपिटल गुड्स स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? तो आई वुड से टेक्निकली ये तीनों स्टॉक्स, कमिंस की बात करें या सीमेंस या एबीबी, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सा करेक्टिव मूव आ चुका है। एंड एज फार एज द इंडिकेटर्स, आरएसआई भी मैं अभी देख रही हूँ तो ओवरसोल्ड जोन से एक अटेम्प्ट कर रहा है बाहर आने में। सो थोड़ा मार्केट में अगर चॉपी मूव और वोलेटिलिटी अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे तो सीमेंस मेरे ख्याल से 5400 का जो बहुत टाइम पहले जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है। सो 5400 के सपोर्ट को लेके आई थिंक ये स्टॉक को यहाँ से अक्यूमुलेट किया जा सकता है।
5400 के स्टॉप लॉस के साथ अक्यूमुलेट करने की सलाह सीमेंस पर। यूबीएस की रिपोर्ट भी है जिसके चलते भी स्टॉक फोकस में रहेगा। वैशाली, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच सीडीएसएल स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। 10% की भारी गिरावट के साथ कल स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था। नतीजे आए थे जो काफी कमजोर थे। रेवेन्यू में 10% की गिरावट, न्यू डीमैट अकाउंट एडिशंस में भी कमजोरी दिखी जिसके चलते 10% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ था। लेकिन रचना जी, आज के लिए सीडीएसएल 10% की गिरावट के बाद अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या राय होगी? जी, अगर सीडीएसएल को आज के नजरिए से देखे या तो इवन शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कल की जो गिरावट आई थी उसके बाद ट्रेंड डिस्टर्ब ही है और मेरे हिसाब से उसने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है, विच वाज अप 200 पीरियड एवरेज ऑन वीकली चार्ट। तो यहाँ पे इमीडिएट टर्म में कोई पॉजिटिविटी का रिवर्सल का या इवन हॉल्ट ऑफ द फॉल, अरेस्टिंग ऑफ द फॉल का कोई साइन नहीं है और छोटी छोटी रैलीज अगर आएगी तो उसमें सेलिंग ही आनी चाहिए। काफी गहरी पेनफुल बार है कल की और ये काउंटर जब तक 1420 के नीचे रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे तब तक ये पेन ऐसे ही बरकरार रहेगा। डाउन साइड पे हम 1250 की तरफ भी जा सकते। ठीक है रचना जी, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू भी शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए, अब चूंकि एनवीडिया वाली स्टोरी काफ़ी गर्म है और आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी का पुश भी आ रहा है सिस्टम में, जरा इसको समझते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं ईटीनो और ईटीनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने आप लोग दोनों एक साथ मैं दिल्ली में या मुंबई में? नहीं आप मुंबई में ही, आप लोग मुंबई में ये हकीकत है। हम लोग यहीं पे ये विकेट अच्छा समझ में नहीं आता है ना जी, कहाँ किधर कौन प्रकट हो जाए पता नहीं लगता। सर, ये सब लोग पूछ रहे हैं कि ये जो हुआ है कल एनवीडिया के स्टॉक में, ये क्या है? मतलब आप देखिए, मैं वही एक तुलना कर रहा था कि जितनी हमारी मार्केट कैप नहीं है टोटल आईटी कंपनीज की, उतना तो कल एनवीडिया साफ हो गया, उससे कहीं ज्यादा। इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये आगे और डिसरप्ट करने वाला है स्पेस को? देखिए, यूएस मैन्युफैक्चरिंग ने ग्लोबल वर्ल्ड को 200 साल तक डोमिनेट करा था। 200 साल के बाद चाइनीज़ ने यूएस मैन्युफैक्चरिंग को हिलाया। यूएस इंटरनेट ने दुनिया को कम से कम 1990s में अगर इनोवेट हुआ इंटरनेट तो 2021 बाई 2010 तक वो डोमिनेट थे। उसके बाद उन्होंने अलीबाबा और बाइडू आए। तो Chinese took years to change the manufacturing. They took months to change the internet, and they've taken days to change AI. यही एक थॉट है। अब AI को बनाने का खर्चा लगता है। आप सर्वर लगाते हैं, आप चिप्स लगाते हैं, आप पैटर्न रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर लगाते हैं, मगर जो चाइनीज़ क्लेम कर रहे हैं, देखिए ये हमारे पास पुष्टिकरण कहीं से नहीं है, चाइनीज़ का क्लेम है। चाइनीज़ ने क्लेम करा, छुट्टी पे चले गए वो। बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने इतना बड़ा क्लेम करा, फिर छुट्टी पे चले गए। तो हमें चाइना से अपडेट अब कुछ मिलने वाली नहीं अगले हफ्ते तक। वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो AI बनाया है वह 3% कॉस्ट पे बना है, पूरा का पूरा। हाँ, 3% कॉस्ट पर उन्होंने बनाया जो टोटल AI, जो कॉस्ट विल कम डाउन बाय 97-98%। अब क्या ये कंपनी यूएस फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड है? क्या कुछ ऐसा बता रहे जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? तो मुझे वो पता नहीं। मगर अगर कोई माने कि यह रियल है, और अगर रियल अगर है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन है कॉस्ट को लेकर के। यह टेक्नोलॉजी के पैराडाइम को पूरी तरह से शिफ्ट कर देगा, बिकॉज राइट नाउ द होल वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग इन चिप, सेमीकंडक्टर, AI सर्वर, AI डेटा सेंटर, वह पूरा का पूरा चेन ही शिफ्ट हो सकता है। तो वही बात है जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट धराशायी हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, यूएस मार्केट्स एकदम मोटे तगड़े नहीं थे, एकदम फैट एंड ओबीस हो चुके थे। यूएस 25% दुनिया की वर्ल्ड की इकॉनमी है, मगर 70% ऑफ द मार्केट कैप यूएस में है, और उस 70% के अंदर 40% टेक के अंदर है। तो दिस फॉल वाज ओवरड्यू। ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये चाइनीज़ AI स्केल पे काम हो सकता है, क्या वह अडॉप्टेशन कर सकता है। कोई आप AI सॉफ्टवेयर करें, अगर आपकी कंपनी की नियम और देश के नियम अगर आपको अलाउ नहीं करते हैं तो उसकी ग्रोथ क्या आएगी। मगर एक बात तो ज़रूर है, मैं ट्रम्प साहब के कमेंट देख रहा था कि चाइनीज़ AI ने एक बात दुनिया को हिला दिया और बता दिया है कि भाई हम हर चीज़ अच्छी और सस्ते तरीके से कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि भाई इंडिया के लिस्ट में क्या होगा, हमें तो वही समझना है। तो इंडिया में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया वाज नेवर कम्पीटिंग इन AI। इंडियन IT सर्विसेज में क्या होगा ये समय ही बताएगा, बिकॉज
जब हमें लगा था कि एआई वो अपने पूरे के पूरे बिजनेस में फ्यूज़ कर रहे थे, अचानक अब उनको ये नए कॉस्ट के एनालिसिस समझने पड़ेंगे। वन सेकंड, अब मार्केट में क्या हो सकता है समझना पड़ेगा। क्या यूएस मार्केट, देखिए यूएस मार्केट अभी चढ़ रहा था, हम गिर रहे थे तो हम लय में नहीं थे। आज भी एसजीएक्स ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी जिसे हम बोलते हैं। बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए क्या हो सकता है, डॉलर ना बढ़े, बिकॉज एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी गेंस के झटके आएंगे, साइकोलॉजिकली डॉलर नहीं बढ़ेगा। दूसरा, फ्लोज जो निकल रहे थे केवल यूएस में जा रहे थे कि भाई सारा तमाशा वहीं हो रहा है, सारे गेंस वहीं हो रहे हैं, वह रुक जाएंगे। तीसरा, अगर यूएस मार्केट जोर से नहीं गिरता है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ना रुक जाए और ज़्यादा नहीं गिरे तो इंडियन मार्केट संभल जाएगा। मगर यूएस मार्केट जोर से अगर गिरता है तो एक बार यहाँ पे समस्या आएगी। सर वो रॉबर्ट कियोसाकी हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखा, उन्होंने कल ही ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जरा स्क्रीन पे भी दिखाना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वो ये कह रहे हैं कि फेब में सबसे बड़ा क्रैश आएगा, फेब 2025 के अंदर। ऑफकोर्स वो यूएस के सिटीजन है तो यूएस के ही बारे में बोल रहे होंगे। वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ, बिजनेस सब कुछ सेल पे हो जाएगा और एक चीज़ चलेगी, वो चलेगा बिटकॉइन। उन्होंने कहा बिटकॉइन बूम बूम बूम, और कल जो उन्होंने ट्वीट किया है उसको करीब 2.4 मिलियन लोग देख चुके हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ये थोड़े दिन पहले बैंकरप्ट हो गए थे। अच्छा, मेरे को पता नहीं, मैं तो आज अगर आप गूगल आप करके देखेंगे तो थोड़े दिन पहले इन्होंने काफी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे थे। तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं था इनके बारे में। तो कल सिस्टम रिच डैड पुअर डैड काफी फेमस बुक है, जब मैं शेषा की एज का था तो मैंने पढ़ी भी थी। मैं तो आज भी नहीं पढ़ी सर, मेरे तो एज भी निकल चुकी है, मैं तो अभी भी नहीं पढ़ी, बट कल मेरे पास जब आया तब मैंने इसके बारे में थोड़ी स्टडी की, पढ़ा। देखिए सबसे अगर एआई आता है तो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में काफी बड़े चेंजेस आएंगे, बिकॉज बिटकॉइन इज नथिंग एल्स बट इट इज एआई माइनिंग। ओके, राइट, तो वहाँ पर तो काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे। वहाँ पे डेटा सर्वर होता है, बिटकॉइन माइनिंग की कॉस्ट होती है, बिटकॉइन बनाने के पैसे लगते हैं, आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके अंदर क्या चेंज आएगा। मैंने कई बार पास्ट में देखे कि कई चीज़ें आती हैं जो हमें लगती हैं कि अचानक धमाके से आई हैं, मगर जब तक वो इम्प्लीमेंट होती हैं, जब तक वो बड़ी होती है तो हमें लगता है कि हकीकत एकदम डिफरेंट होती है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पिछले हफ्ते किसी को ये वर्ड नहीं पता था और सोमवार को ये जातक कथा जैसे घर घर की कहानियां हो गई थी, सब रामायण पढ़ने लगे थे। तो अभी एआई में ये हो रखा है कि भाई सब, मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर सब डीप सीख के एक्सपर्ट बन चुके हैं। मगर अगर कोई माने कि ये एक प्रकार का उदाहरण तो अच्छा है, एक प्रकार का मैं ये बोल सकता हूँ कि एक आई ओपनर जरूर है कि व्हेन इट कम्स टू एआई एंड प्रोडक्टिविटी, यूएस इज नॉट द ओनली किंग। दूसरे भी हैं जो उसको चैलेंज कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में यही होता है, चैलेंजर आता है। चाइना नहीं किया है वो, जी हाँ, चैलेंजर बड़ा ही आएगा। किसी को नहीं लगता था कि आईबीएम को कभी कोई चैलेंज कर सकता, माइक्रोसॉफ्ट ने चैलेंज करा। किसी को नहीं लगता था डॉस और विंडोज को कोई चैलेंज करेगा, ओपन सिस्टम ने चैलेंज करा है। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ रैप करने से पहले कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है। ओपन प्लेटफॉर्म्स हिस्टोरिकली बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिनक्स और एंड्रॉयड। अगर आप देखें, लिनक्स जो एक फ्री सॉफ्टवेयर होता था, जो रेड हैट करके कंपनीज को करती थी, डॉस के अगेंस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसी तरह से एंड्रॉयड को आप देखें तो एंड्रॉयड के अंदर भी ओपन सिस्टम को लेकर, इनोवेशन को लेकर बहुत बड़ा कोई कमाल और धमाल नहीं हुआ है। तो ओपन सिस्टम्स आर नॉट वेरी सक्सेसफुल लुकिंग एट द हिस्ट्री। एक और क्वेश्चन है सर, देखिए मार्केट तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, लेकिन जो आरबीआई ने जो एक्शन लिया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आरबीआई ने आने से पहले ही गवर्नर साहब ने एक प्रकार का इंडिकेशन दे दिया है कि भाई मैं लिक्विडिटी जहाँ पर समस्या थी मैं उसको एड्रेस करूंगा और मैं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का वेट नहीं करूंगा। देखिए, समस्या तो है इकोनॉमी में। क्या होगा, आरबीआई ने एक प्रकार से ढील छोड़ी है। ढील छोड़ने से पैसा आएगा। पैसा सबसे ज़्यादा किसको जाएगा? बैंक्स के पास आएगा और एनबीएफसीज के पास आएगा। बैंक्स के पास ज़्यादा आएगा और बैंक्स एनबीएफसीज को देंगे। सो आज सेंटिमेंटली मुझे लगता है कि जो होलसेल एनबीएफसीज हैं, जो बैंक से ज़्यादा बोरोइंग करती हैं, देखिए जो एनबीएफसीज होती हैं 3 तरह से बोरो करती हैं, उनकी कैपिटल, डेट और बैंक की बोरोइंग। कई एनबीएफसीज की बैंक की बोरोइंग 50-60% हो चुकी थी, तो 40 है। तो मुझे लगता है वहाँ पर ढील थोड़ी मिलेगी। तो कौन से स्टॉक चल सकते हैं? होलसेल एनबीएफसीज, महिंद्रा फाइनेंस, L&T फाइनेंस, पिरामल, जहाँ पर होलसेल बैंकिंग की बात होती है। मगर मैं अगला सवाल एक प्रीएम्प्ट कर सकता हूँ और शायद वहाँ भी जाना है। तो इस मार्केट में क्या करना चाहिए? इस मार्केट में देखिए जी, अब मैं भी है जैसे सीखने लगा हूँ। यही क्वेश्चन ये समझने लगे आजकल हम लोग भी, डिम्पी जी का ये हम समझने लगे, डिकोड हो गया। इस मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साहब किसी ने कोई लिफ्ट में टिप दी है, उसमें आपने शेयर लिए हैं और शेयर 20% नीचे है,
तो आपको बोलना पड़ेगा भैया 20% नीचे मुझे निकल जाना चाहिए। इस मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट पे ज़रूर नजर रखिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एक की है और आप कह रहे हैं कि लिक्विडिटी थोड़ा बूस्ट करेगी और अमेरिका यूएस मार्केट्स को थोड़ा सा आपको और गंभीरता से देखना होगा और इसको नोटिस करना होगा पर डे बेसिस पर। और एआई वाला मैटर तो खैर ओपन ही है, तो देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है इस ब्रैकेट में से। खैर संतोष मीना हमारे साथ हैं, चंदन सर भी आ चुके हैं। चंदन सर फटाफट से अपने ट्रेड आप बता देंगे, मार्केट खुलने वाला है। गुड मॉर्निंग। देखिए बाजार में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का सिनारियो इंटेक्ट था, बट अगेन आज एक की नंबर डे है और 22,650 एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए, जो इस पूरे मूव का 38.2 रिट्रेसमेंट है। हालांकि देखना यह होगा कि इंडेक्स 23,050 और 23,333 निकालता है या नहीं निकालता है, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर उसी पर डिपेंड रहेगा। ट्रेड वाइज आप बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर काफी स्टॉक्स में वीक है। पहला ट्रेड बिकवाली की तरफ रहेगा, एबीबी में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। स्टॉक का वीक क्लोजिंग कल देखने को मिला था, तो आज कोई भी बाउंस बैक आता है उसमें बिकवाली की सलाह देंगे। 6,250 का स्टॉप लॉस है, नीचे में 5,750 तक के टारगेट। उसके अलावा पॉजिटिव बायस की तरफ हम ढूंढे तो लग रहा है कुछ एफएमसीजी नेम पे फोकस करना चाहिए, वहां पे रिकवरी आ सकती है, तो एचयूएल पे खरीदारी की सलाह देंगे थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले के हिसाब से। 2350 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 2480 के टारगेट के। जैसे कुछ एक डिफेंसिव शेयर्स को आपको पास रखना ही चाहिए। खैर इस बीच में आपको बताया था कि निफ्टी के लेवल्स क्या है। निफ्टी करीब 131 पॉइंट ऊपर है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 131 पॉइंट ऊपर है। वो मेरे को डर था कि कहीं निफ्टी नीचे ना हो। बैंक निफ्टी का तो खैर मेरे को पता ही था कि 292 पॉइंट माफ़ कीजिए करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट के ऊपर आपको खुलेगा ही खुलेगा। एक बार जरा बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर और फटाफट से दिखाते जाइएगा ताकि सारी चीज़ें हम आपके सामने रख पाएँ। और आज उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत पुल बैक से ये जो 23,000 और 48,000 वाला डैमेज है ये काफ़ी हद तक रिपेयर हो जाएगा। बाजार में बेल रिंग हुई है, कुछ ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप इसको नोटिस करते जाइएगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो पहले काफ़ी अच्छी आई है, काफ़ी दिनों बाद 1000 शेयर बढ़कर आपको दिख रहे हैं ओपन होते हुए और करीब 600 शेयरों के आसपास के समय आपको गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक आप देख पा रहे होंगे 425 पॉइंट और 420 पॉइंट, अब 450 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है। आज थोड़ा बैंक निफ्टी डाइवर्जन के साथ भी चलेगा। द रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि थोड़ा आईटी का प्रेशर यूएस का है जो निफ्टी पे अपने आप पे काउंट होगा, और दूसरा लिक्विडिटी वाली खबर जो हमारे रिपोर्टर ने आपको बताई है कि थोड़ा आरबीआई ढील दे रहा है लिक्विडिटी को लेकर। तो ये दोनों खबरें हैं जो अब तक बैंक निफ्टी को थोड़ा पुश कर सकती हैं और होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। एक और अच्छी बात मेरे को दिखे जो प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर फायर किया, निफ्टी का आईटी इंडेक्स। इंडिया में निफ्टी की आईटी इंडेक्स में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है, बाकायदा वो तो ऊपर है। हम ये मान के चलें कि जब यूएस मार्केट्स चल रहे थे, हम टूट रहे थे पिछले एक क्वार्टर से बैक टू बैक और 13% टूटे हैं। इस बीच यूएस मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से चले हैं, अब रिवर्सल होगा। मान लीजिए अगर यूएस टूटता है और उनका पैसा इंडियन मार्केट पे वापस शिफ्ट होता है तो यही एफआईज जिनको हम 20% अभी मान के चल रहे हैं, ये एक बड़ी तेज़ी मार्केट के अंदर लेके आने में काबिल हो सकते हैं। मैंने सुबह एक ट्वीट भी आपको बताया और ट्वीट के ही बेसिस पर मैं सिर्फ एक पॉइंट रखता हूं कि मान लीजिए कुछ पैसा बिटकॉइन सिल्वर गोल्ड में गया तो कुछ पैसा वापस इमर्जिंग मार्केट्स में भी आ सकता है, जो पैसा रूट होके वापस से यूएस में चला गया था। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब हम शायद ज़्यादा ना गिरें और मार्केट का एक बेस सा बन जाए और कुछ मोमेंटो आ जाए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस, ये कुछ एक बढ़ने वाले शेयर हैं। अब अपनी स्क्रीन पर इनको देख पा रहे होंगे। और जो थोड़ा कमज़ोर है उसमें डिफेंसिव शेयर है फार्मास्यूटिकल्स के, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, ये कुछ एक शेयर्स हैं तो थोड़ा पीछे चले गए हैं और ये स्वाभाविक है जाना इनका। तो इसलिए मेरे को ऐसा कोई इनमें ना तो प्रॉब्लम्स दिख रही है ना ही कुछ। उल्टा मेरे लिए तो मैं बोलूँगा अच्छा पॉइंट है कि फार्मास्यूटिकल्स वाले शेयर थोड़े पीछे गए और ये शेयर्स कुछ अच्छे आए। 4 शेयर एफ&ओ बैन में है, उन बैन वाले शेयर्स के साथ आराम से आप ट्रेड कीजिएगा। और इस समय आप अपनी स्क्रीन पर कुछ शेयर्स को और देख पा रहे हैं। हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, फटाफट से उसको भी आप देख लीजिएगा, नोटिस कीजिएगा और क्या क्या करना है आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हम एक एक करके फायर करते जाएंगे, अपनी स्क्रीन पर इसे नोटिस करते रहिएगा। पहला आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, आपको इन्फोसिस भी दिखेगा। ये और अच्छी बात है कि बैंक और आईटी का कॉम्बिनेशन है एक ही लेयर में। टॉप गियर्स में आप देखेंगे इन्फोसिस भी है और एक्सिस बैंक भी है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के अंदर भी कुछ वैल्यू बाइंग हो रही है और मेरे को लग रहा है 20-22% के आसपास की जो बढ़त है उसके बाद थोड़ा और तेज़ी आएगी। ऑलरेडी मैंने बैंक के काफ़ी नाम बताए, लेकिन सरकारी बैंकों का भी दिन आज ठीक है।
पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं एसबीआई को। इन सब में बढ़त 1 से 2.5% तक की है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी टूटे हुए थे, लेकिन अभी थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बस निफ्टी आज अपने आप को किसी तरह से 23,000 के ऊपर टिका ले। 48,000 ऑलरेडी हमारे पास बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी और खींचे तो काम बन सकता है। ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। रियल एस्टेट के अंदर स्ट्रेटजिकली बाइंग करने की ज़रूरत है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि रियल एस्टेट एक तरफा एक साथ ना किया कीजिएगा। जब किसी कंपनी में न्यूज़ है, कोई प्रोजेक्ट का लॉन्च है, कोई फंड रेज है, उस दिन उस कंपनी को या उससे पहले अगर आपके पास खबर लगती है तो फिर आप ध्यान रखिए, अदरवाइज यूफोरिया में ना जाइएगा। एफएमसीजी के शेयर्स आज थोड़ा पीछे गए हैं और डिफेंसिव मूड वाले शेयर्स थोड़े पीछे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये पीछे ही रहेंगे, ये आगे भी आ सकते हैं। द रीज़न इज़ बीइंग, अगर एग्रेशन वाले शेयर्स ने आज वापस दबाव नहीं बनाया तो आज मार्केट में दबाव बनाने का दिन है और बैंक निफ्टी लीडर साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बैंकिंग काउंटर्स आज जोर से चलेंगे और सब कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा जो हीट में आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो मेटल्स का है। थोड़ा मेरे को लग रहा है मेटल्स का भी दिन ठीक है, लेकिन मेरे को सिर्फ डर इस चीज़ का है कि यूएस मार्केट्स भी अपने हाई पे हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा प्रेशर आता है तो मेटल्स को थोड़ा रुक जाइएगा, तब आप इंडियन कंपनीज पे ही जिनका कोर इंडियन काम है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तब मैं आईटी के भी फेवर में नहीं जाऊँगा, थोड़ा रोक लूँगा अपने आप को। निफ्टी का ऑटो, मिड कैप इंडेक्स, ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हम सारी इकॉनमी से कनेक्टेड है, 100% है। मैं खुद इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं बता सकता हूँ आप सारी इकॉनमी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, बट मार्केट्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। इकॉनमीज हो सकती है, मार्केट नहीं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल लास्ट के 3 महीने हैं, जब यूएस मार्केट्स चला, इंडियन मार्केट्स ने हाथ खोए अपने, करीब 13% हमने तोड़ा। तो हो सकता है ये डीकपलिंग आगे भी कंटिन्यू रहे। अगर यूएस के अंदर थोड़ा प्रेशर आता है तो इंडिया के अंदर कम से कम चिंता की बात नहीं। एक और अच्छी चीज़ आपकी स्क्रीन पर आपके आई है, वह इंडिया विक्स। हालांकि अभी टूटा सिर्फ 1% है, 18 के आसपास का विक्स चल रहा है। ये घट के करीब 16 के आसपास है तो कंफर्ट जोन बढ़ेगा। और आज मेरी पूरी नज़र बैंकिंग काउंटर्स पर है। मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आज का डाइवर्जेंस आपको साफ साफ दिखेगा। अब आप देखो बैंक्स में करीब 516 पॉइंट्स की बढ़त है, जबकि निफ्टी अभी भी थोड़ा थोड़ा रुक के काम कर रहा है, करीब 100 पॉइंट है। इतना तो उसको गैप मिला था, इससे कहीं ज़्यादा गैप मिला था, वो अपने गैप को मेंटेन नहीं रख रहा है। जबकि बैंक निफ्टी ने न केवल गैप को मेंटेन रखा बल्कि उसके ऊपर भी आया। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके संतोष, चंदन और विवेक सर हैं, उनसे जरा कुछ ट्रेड आपके लिए ढूंढ के लेके आते हैं। तो मंगलवार की मंगल सुबह होती हुई भारतीय बाजार के लिए इस वक्त नजर आ रही है और रिस्पाइट पॉसिबल था। आज सुबह जैसे इंडिकेशंस मिल रहे थे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी उम्मीदें जरूर थी और इस वक्त उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ बाजार। हालांकि देखना होगा कि एक हरे निशान के साथ जो शुरुआत है ये कितनी सस्टेन करती है, इंटैक्ट रहती है। लेकिन एक साथ आपको ये भी बता दें कि नतीजों का दौर चल रहा है और रिजल्ट का इम्पैक्ट जहां जहां नजर आ रहा है लगातार हम आपकी स्क्रीन पर वो फ्लैश भी कर रहे हो, आपको बता भी रहे हैं कि रिजल्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट कहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छे नतीजों के दम पर कोल इंडिया, टाटा स्टील, फेडरल बैंक, पेट्रोनेट, एलएनजी, इन तमाम काउंटर्स को आज रिएक्ट करना होगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कमजोर नतीजे आए थे तो उस पर भी एक नजर रखनी होगी। एक इम्पैक्ट रिजल्ट का टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ सकता है। आज बजाज ऑटो, सिप्ला, ये दोनों मेजर कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और इसी के साथ साथ वायदा बाजार की एक लंबी लिस्ट है जिनके नंबर्स आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 12 to 13 कंपनीज के नतीजे होंगे जिसमें टीवीएस मोटर, एमएनएम फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं। कल के वीक सेशन के बाद वॉलेटिलिटी की अगर बात करें, इंडिया विक्स की अगर बात करें, काफी ज्यादा बढ़त वहां पर देखने को मिली थी। इंडिया विक्स पर एक नजर होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त भी बाजार का मूड माहौल जो है बटा हुआ ही है। 50-50 ही देखे जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आए थे। कॉशियस अप्रोच अब भी आपको रखना है। फेयर इंडिकेटर पर नजर होनी चाहिए। मार्केट ब्रेथ कल स्कैरी नजर आ रही थी, आज इस वक्त जो स्पाइट नजर आ रहा है वो सस्टेन होगा या नहीं, बड़ा सवाल है। सेंसेक्स की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने जा रही है आज और नए बदलाव के बाद सेंसेक्स की पहली मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का दिन है। यूएस फेड की 2 दिवसीय बेटर, सो क्लियरली ग्लोबल और साथ ही डोमेस्टिक ट्रिगर्स है जिसके बीच भारतीय बाजार को ट्रेड करना है। तिमाही नतीजों की तो लगातार लड़ी लगी हुई है। आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनके ओपनिंग ट्रेड्स इस वक्त क्या बन रहे हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, बताइए बाजार की शुरुआत को, सधी हुई शुरुआत को आप कैसे देख रहे हैं और कहां पर है आपकी नजर ओपनिंग ट्रेड्स में? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए बाजार में लगातार पिछले कुछ दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं और पिछले 10 दिनों की बात करें तो 23,050 से लेके
23,400 के बीच में इंडेक्स कामकाज कर रहा था। कल के दिन 23,050 तोड़ा, इसलिए सेल ऑफ आया, बट अगेन उसमें भी सपोर्ट को होल्ड करके आज रिकवरी दिखाया है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है बाजार कोई हर्डल निकाले, क्योंकि रिकवरी तो हम हर बार देख रहे हैं, बट हर्डल और फॉलोअप ये होना बहुत जरूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 23,050 एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। बाजार को यदि थोड़ा सा भी संभलना है तो 23,050 निकालेगा, और वो निकालता है तो शायद शॉर्ट कवरिंग 23,333 की तरफ जाएगी, जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो मैं लेवल के साथ ही प्ले करूंगा। जब तक 23,050 नहीं निकलते, अग्रेसिव व्यू नहीं है, 23,050 निकलते एक बार मंदी नहीं करेंगे, बाउंस बैक प्ले करने लग जाएंगे। बट अच्छी बात है कि बाजार में काफी सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट आना है, जो कहने की थोड़ा सा अर्ली साइन दे रहा है कि बाजार में सपोर्ट आएगा। क्योंकि आज देखे तो बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली बाइंग इंटरेस्ट है। कल एक बुलिश कैंडल बना, पहले नेगेटिव बंद हुआ, बट आज 48,500 के ऊपर होल्ड करने का प्रयास कर रहा है। तो पहले ट्रेड की बात करें तो एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में नीचे के लेवल से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 2750 के बेस के बाद में स्टॉक ने अब 2900 के आसपास का बेस बनाया। हायर बेस इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। तो 2940 के सपोर्ट से आईटी में एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 3100 के टारगेट। दूसरा ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस। कहने कि बजाज फाइनेंस अपने आप को होल्ड कर रहा है। मार्केट की वीकनेस के बावजूद भी काउंटर अपने आप को स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। 7200 का स्टॉप लॉस है। ऊपर में लगभग 7700 तक के टारगेट रहेंगे। तो एक फाइनेंशियल और एक आईटी, दो नाम यहाँ पे रहेंगे। जबकि इंडेक्स में 23,050 निकलेगा तभी यहाँ पे कन्विक्शन रहेगा, अदरवाइज सिलेक्टिव होकर कामकाज करने की सलाह रखें। एब्सोल्युटली रैशनल कॉल। 23,050 का इंतजार करेंगे चंदन इंडेक्स पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक सलाह फाइनेंस स्पेस और साथ ही आईटी सेक्टर पर एम्फेसिस पर खरीदारी की राय यहां पर बनती हुई, और इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस भी। दोनों ही स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज इस वक्त नजर आ रहा है, और इसी के साथ साथ जियो फाइनेंस पर भी एक नजर होनी चाहिए। वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन, बाउंस बैक ट्रेड जो है बिल्कुल पॉसिबल यहां पर नजर आ रहा है। इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, कल के सत्र में हमने देखा लगभग सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो संभलने की कोशिश ही करते रहे, लेकिन इस कोशिश में नाकामयाबी हासिल हुई। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे एफएमसीजी और फार्मा, इन दोनों सेक्टर्स को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में हम देख रहे हैं सपोर्ट्स जो है वो बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट सबसे आगे पीएसयू, बैंक, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, मिड सेलेक्ट, मेटल, ऑटो और एनर्जी स्पेस में मजबूती के साइंस इस वक्त। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज अगर ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगी, और कहां ढूंढेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपके लिए ये ढूंढ रहे हैं। संतोष है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग संतोष, बताएं कैसे देख रहे हैं बाजार की इस शुरुआत को, क्या होंगे आपके ओपनिंग ट्रेड्स? यस मानसी, गुड मॉर्निंग। सो निफ्टी थोड़ा आज गैप अप के बाद फिर से सेल ऑफ दिखा रहा है, बट मैं सलाह दूंगा 10 बजे तक थोड़ा सा वेट करें। मार्केट के हिसाब से डायरेक्शन पकड़ता है, उस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, तो मैं मोमेंटम के साथ जाना चाहूंगा। कल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों के बाद अच्छा मोमेंटम था, आज भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, उस वजह से स्टॉक अपने मोस्टली सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लगता है मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है, तो यहाँ खरीदारी करना चाहिए। यहाँ आपका टारगेट रहेगा 113 का, स्टॉप लॉस रहेगा 105 का। एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड है एस्ट्रल लिमिटेड का। ये स्टॉक काफी रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में यहाँ पे बॉटमिंग फॉर्मेशन के थोड़े सिग्नल मिले हैं। कल एक बुलिश हैमर बना था और आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, तो हो सकता है ये एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 1550 का टारगेट रहेगा, 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर इस वक्त पॉजिटिव आउटलुक हमारे एक्सपर्ट्स का लगातार बनता हुआ दिख रहा है। इस बीच नतीजों के दम पर जहां पर एक्शन नजर आ सकता है, इनफैक्ट रिजल्ट्स आज जिसके लाइंड अप हैं, एमएनएम फाइनेंस के चार्ट को एक बार पुल अप करना चाहिए, और साथ ही जियो फाइनेंस पर भी। दोनों पर चंदन आपसे राय जानना चाहूंगी, क्योंकि जियो फाइनेंस में शुरुआती मजबूती गेंस थोड़े बहुत फिजल आउट होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन हरे निशान में अब भी ये टिका हुआ है। और एमएनएम फाइनेंस नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज जहां पर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। चार्टिकली आपको कैसे लग रहे हैं ये स्टॉक्स? देखिए, सबसे पहले तो जियो फाइनेंस की बात हम करें तो स्ट्रक्चर वीक है, काफी बड़ा सेल ऑफ ऊपर के लेवल से देखने को मिला। इनफैक्ट इस महीने ये लगभग 20-21% नेगेटिव है, और पिछले 9-10 महीने से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए 400 से 230 तक करेक्ट हो चुका है, और इसका जो लाइफ टाइम लो है वो 213-14 के आसपास है। तो स्ट्रक्चर वीक है। जब तक ये काउंटर ऊपर में 245 नहीं निकलता है, बाउंस केप्ट रहेगा। नीचे में 225-218 तक के लेवल बनेंगे। एमएनएम फाइनेंस की बात करें तो एमएनएम फाइनेंस कंपैरेटिवली रेंज बाउंड है। यहाँ पे वीकनेस नहीं है, बट रेंज बाउंड है। डिप में बाइंग आ जाता है, तो इसके लिए 260 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 282 के टारगेट। तो जियो तो अवॉइड है, बट एमएनएम फाइनेंस
मेजर ट्रेंड पॉजिटिव रेंज बाउंड है इन लोअर टाइम फ्रेम, तो उसको बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। और करने लायक ऑब्जर्व करने वाली है कि हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त बाजार में कॉशियस ही आउटलुक दे रहे हैं और इसे बिल्कुल इस हिदायत को, इस एडवाइस को आपको मानकर चलना है, क्योंकि सेंटिमेंट जिस तरह से होते हुए नजर आए हैं, जिस तरह का डाउनफॉल हमने मार्केट में देखा है, किसी वन साइड अप मूव या किसी थोड़े समय की जो शुरुआती तेजी है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बाजार में सोच समझकर थोड़ा समय लगाएं, लेकिन उसके बाद ही उतरने की राय इस वक्त लगातार बनती हुई। नतीजों का दौर जरूर चल रहा है और नंबर्स और साथ साथ जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और इवेंट्स हैं उससे ठीक पहले मार्केट में वॉलेटाइल मूव जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको बड़ी ही सतर्कता बरतनी होगी। इसके अलावा बजाज ऑटो, सिप्ला, संतोष, 2 मेजर प्लेयर्स जिसके आज नतीजे लाइंड अप हैं। वैसे तो फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में डिफेंसिव कामकाज हम देखते हैं। आज के सत्र में बजाज ऑटो नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं कॉशियस ही हैं और साथ ही सिप्ला के भी चार्ट स्ट्रक्चर्स को देखते हुए आपकी राय क्या होगी? यस, बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो में हमने एक वर्टिकल फॉल देखा था, लेकिन अब स्टॉक में जो डाउनसाइड का मोमेंटम है काफी स्लो हो चुका है, तो स्टॉक एक इंपॉर्टेंट जंक्चर 8300 के आसपास थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। तो मेरी सलाह यही रहेगी नतीजे आने दीजिए, उसके बाद अगर स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 8600 के आसपास है उसको क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो एक ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है, यहाँ तेजी बन सकती है। फिलहाल के लिए अभी बजाज ऑटो का अवॉइड करना चाहिए। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, कल यहाँ एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, तो हो सकता है थोड़ा सा और आपको नीचे की साइड डाउन साइड देखने को मिले 1340 के आसपास। अगर 1340 के आसपास मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा, वहां से कोई रिवर्सल के साइन दिखाएगा तो मेरे हिसाब से फिर बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा शेयर जो लाल निशान में आ गया है, बजाय मार्केट को थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है, वो नॉन आईटी स्टॉक है, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, वो लाल निशान में है, बकायदा 6 रुपये इस समय नीचे डेज लो टेस्ट कर रहा है। तो ये क्या होता है कि आपको ना थोड़ा कन्विक्शन को लूज़ करता है और कुछ नहीं है, कम से कम हरे निशान में भी टिका रहे। एज़ कम्पेयर टू अगर आप HDFC को देखेंगे तो वो 1650 के ऊपर आके 23 रुपये ऊपर है। हालांकि आज बैंकिंग स्टॉक्स चली रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट रिलायंस का इस तरह से लाल निशान में ना एक कन्विक्शन लूज़ करता है और कुछ भी नहीं। फिर भी आज बैंकिंग का डाइवर्जेंस आपको 3 गुना होकर दिख रहा है। निफ्टी अगर 0.3% है तो बैंक निफ्टी करीब 1% है, एंड आई होप सो कि बैंक निफ्टी जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा, बट फिर भी असर तो पड़ता ही ना अगर आपका को पार्टनर इतना ना चल रहा हो तो। एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स चेक करवाते हैं जहाँ पर आज पोजीशंस बन रही है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, क्या ये एक इन्वेस्टर की कॉल हो सकती है? चंदन सर आपसे पूछता हूँ, एक इन्वेस्टर को AU बैंक में आना चाहिए, उसके सामने और बैंक भी हैं बट AU बैंक भी है, तो आए या नहीं आए? की बात करें तो स्टॉक अपने मल्टीपल मंथ्स के लोअर लेवल पे है और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले लगभग 34 महीने से 5 बार ये काउंटर इन्हीं लेवल पे सपोर्ट लेके टर्न किया है। 540 550 एक मेजर सपोर्ट का कामकाज ये काउंटर करता है और ऐसा रिपीटेड टाइम में देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से उसको सपोर्ट बनाना चाहिए और उस सपोर्ट से एक बार के लिए 605 610 के स्विंग को प्ले करने की सलाह रहेगी। और भी पता कर लेते हैं। और संतोष सर जरा आप चेक करना, एक शेयर है, जस्ट मिनट मैं जरा उसको शीट को अच्छे से कर दूं। यस, ये है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस एक बार जरा ये देखना आप, चल सकता है क्या? चोला फाइनेंस 1200 का शेयर है। यस, चोला फाइनेंस की बात करें तो ये स्टॉक अभी एक रेंज में है, नीचे आप देखो तो 1180 का एक बार बार सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाओ तो आप 100 और 200 डे मूविंग एवरेज का जो क्लस्टर आ रहा है करीबन 1340 के आसपास वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी 1180 के आसपास से हमने इसमें बाउंस बैक देखा है, तो वापस हो सकता है ये ऊपर 1340 1350 के जोन को टेस्ट करते हुए नजर आए। सो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप 1180 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1340। अगर आज आप लॉन्ग साइड की लिस्ट खोल के देखेंगे ना, जो सॉफ्टवेयर्स बताते हैं उसमें आप पहले बैंक निफ्टी, फिर यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU बैंक, चोला फिन, IDFC, इंडियन बैंक, RBL बैंक, श्रीराम फाइनेंस, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारा वही दिख रहा है। शेयर छांटने पड़ के देखने पड़ रहे हैं कि अच्छा कहाँ पे बैंक्स और फाइनेंस के अलावा कुछ भी चल रहा है। तो हालांकि ये भी उतना नहीं चल रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, नहीं तो जिस हिसाब से जिस प्रपोर्शन में हम टूटे हैं उस प्रपोर्शन के हिसाब से तो आज बैंक निफ्टी अब तक करीब 1000 पॉइंट ऊपर आ जानी चाहिए थी। 500 पॉइंट के गैप और 500 पॉइंट का वैल्यू एडिशन, लेकिन वो 500 पॉइंट का गैप अभी उतना गैप ही है। जो प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, जो चंदन सर बैक टू बैक आपको बताते रहे, हम भी नोटिस करवा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फॉलो अप प्रॉब्लम। फॉलो अप नहीं है,
आप ये पहली बार नहीं है पिछले 1 महीने के अंदर आप गैप अप हो रहे हैं, पहली बार नहीं है ऐसा हो रहा, कई बार हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि गैप अप होने के बाद की जो फोर्स है वो मार्केट में एब्सेंट है, वो इंस्टीट्यूशनल्स की कमी आपको साफ दिखती है, वो फिर बड़े प्लेयर्स का टूट जाना वो साफ दिखता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी दिखाया। बट एनी हाउ कुछ शेयर मैं और चेक करवा लेता हूँ जो इसके इतर है, इससे हट कर हैं। आज पीरामल एंटरप्राइजेज ऊपर है बट बिना वॉल्यूम के चल रहा है। सीरीज़ के अंदर वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। PEL चंदन सर एक बार जरा ये चेक करना, पीरामल एंटरप्राइजेज 940 रुपये का भाव। पीएल की बात करें, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे वीक है। इनफैक्ट इस महीने में 15% का करेक्ट हुआ है और लास्ट महीने भी करेक्टिव मूव था। तो टोटल मिला के 2 महीने की बात करें तो 1275 से 900 तक का डिक्लाइन देखने को मिला। कल के दिन एक बड़ा डेंट मिला, आज गेप अप हुआ है बट अगेन कल के डेंट को रिकवर नहीं कर पा रहा है और 1000 कहीं ना कहीं एक बड़ा हर्डल का काम कर रहा है। हालांकि 1000 से हम काफी नीचे हैं, बट मेरे हिसाब से जब तक 1000 नहीं निकलता है एक नेगेटिव स्ट्रक्चर इसको वापस 900 और 880 तक के लिए खींच सकता है। वो शेयर हैं मार्केट के फैंसी काउंटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा पैसा बना के दिया कुछ इन्वेस्टर्स को और कुछ स्विंग ट्रेडर्स को। उन दोनों शेयरों के मैं नाम आपको बताता हूँ। पहला है CDSL, कल भी टूटा, आज भी टूटा हुआ है, 5.5% नीचे है। और दूसरा शेयर है जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी बड़ा पैसा उसने स्विंग के ज़रिए बनाया, यानी कि कुछ ही समय में बहुत तेज़ी से चले। दिखा पाएंगे आप इनके ज़रा चार्ट्स, हफ्ते भर के, हफ्ता भी छोड़ दो, महीने भर के, फिर इनके फिर अगर 6 महीने के दिखा पाए, जितने आप दिखा सकते हो सभी दिखाते जाओ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये 1 महीने में जो 28% टूटा है ना, उसका कल और आज का मिला के करीब 15% आज का बनता है, यानी कि इस 28% में से 15% सिर्फ एक दिन का। ये CDSL में 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न है, अभी भी 4% का। आप ये पूरा देख पा रहे होगे 1100 से कैसे शेयर है चला और करीब 1900 तक पहुंचा, लेकिन अब ये वापस आ रहा है, 1271 वापस आ चुका है। CDSL पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन संतोष सर, ये और कितना टूटेगा? इन्वेस्टर्स वेट करते हैं अच्छे शेयर्स का, ये अच्छा शेयर तो है, चलो मैं मान लेता हूँ, टूटेगा कितना और? यस सिंपली कल स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ था, तो स्टॉक में प्रेशर बना है और वो प्रेशर आज भी एक्सटेंड होते नजर आ रहा है। तो स्पेस तो अभी और है नीचे आने की। पहला जो सपोर्ट आ रहा है, इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट 1200 रुपीज के आसपास आ रहा है, हो सकता है वहाँ स्टेबलाइज होने की कोशिश करे क्योंकि पुट राइटर का बेस भी वही है, वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर ये 200 का लेवल तोड़ता है तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो आ रहा है वो 1100 रुपीज का आ रहा है। 1100 का जो लेवल रहेगा बहुत ही अच्छा एक बाइंग एंट्री रहेगी जो इन्वेस्टर्स खरीदारी की सोच रहे थे ऊपर के लेवल पर। तो स्टॉक क्योंकि ऑलमोस्ट 40% के आसपास करेक्ट हो जाएगा, तो 1100 विल बी ए गुड एंट्री लेवल अगर वो लेवल मिलता है तो। अदरवाइज 1200 का लेवल वॉच कीजिए, अगर वहां से कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिलते हैं तो फिर आप मौके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, 1200 के स्तर पर नजर रखिए, शायद वहां से रिवर्सल की कोशिश करे CDSL, लेकिन एक तरफा फॉल देखने को मिली है। बाजार में ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर है। देखिए निफ्टी बढ़ नहीं रहा है, और एक तो ये है कि जो डिम्पी बात कर रहे थे कि गैप के साथ खोले उसके बाद फॉलो बाय नहीं आ रही है, और आज ना ब्रॉडर पार्टिसिपेशन का भी अभाव है। आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखिए, एक शेयर चढ़ रहा है तो उसके मुकाबले 3 शेयर गिर रहे हैं, और मिड कैप में, स्मॉल कैप में अभी भी थोड़े से संशय है लोगों को, वहां से दूरी बना रहे हैं। आज जहां पर मिड कैप इंडेक्स खुला वहां से करीब 400 नीचे आ गया, तो कल के भारी सैलाव के बाद आज भी वहां से थोड़े से जो संकेत हैं वो सकारात्मक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। फार्मा शेयरों में बिकवाली है, सन फार्मा लगातार तीसरे सत्र में टूटा है, आज निफ्टी का ये टॉप लूजर है, 4% के आसपास की गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। बैंकिंग और फाइनेंशियल अगर हम छोड़ दें तो कोई बहुत ज़्यादा आपको आज बाजार में मौके दिखेंगे नहीं। आज आप देखिए श्रीराम फाइनेंस, ICICI बैंक, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, ये तमाम शेयर हो जो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। यानी कि जो अदर सेक्टर्स हैं उनकी भागीदारी बाजार में तेजी की साइड में दिख नहीं रही है। निफ्टी इसलिए आपको 70 अंक ऊपर दिख रहा है, लेकिन उसमें ज्यादातर आपको बैंकिंग का ही सपोर्ट दिखेगा। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और समझते हैं कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। एक कंजम्पशन का शेयर है इमामी। चंदन जी जरा चेक करके बताइए कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? देखिए इमामी लिमिटेड की बात करें तो स्ट्रक्चर तो वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम कंटिन्यूसली बन रहे हैं और ये लगातार छठा महीना है जब 860 से लेके 530 तक के लेवल बने हैं। तो स्ट्रक्चर में तो कोई सुधार है नहीं, इनफैक्ट पूरा FMCG यहाँ पे नेगेटिव सेटअप बना रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और करेक्टिव मूव आने दीजिए, 520-500 के आसपास शायद वहां पे एक बार पॉजिटिव सेटअप या स्टेबिलिटी के सेटअप बने। ठीक है चंदन जी, ऊपरी स्तरों से फिसला हुआ शेयर, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार शेयर LIC हाउसिंग फाइनेंस भी है।
आज वैसे शुरुआत कोई ऐसी खास नहीं है, लेकिन सामने बजट खड़ा है और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ आता है तो उसका बेनिफिशियरी होगा ये शेयर। LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, इन शेयरों पर आपका क्या व्यू है? जी देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस की आप बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रहा है। मार्केट ने पुराने लो तोड़े, बट LIC हाउसिंग अपने लो से थोड़ा सा ऊपर होल्ड कर रहा है। बट अगेन कंसर्न ये है कि फॉलो अप नहीं आया है। सपोर्ट है नीचे में 550 का, हर्डल है लगभग 585 का, तो 550 से 585 की रेंज को प्ले करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे काउंटर जितने भी है उनका मोस्ट ऑफ द काउंटर का दृष्टिकोण बाजार की रिकवरी के साथ रहेगा। बाजार रिकवर होता है तभी इन काउंटर में रिकवरी आएगा, अदरवाइज फॉलो अप मिसिंग हो जाएगी। तो जो भी आपको प्ले करना है उसी हिसाब से प्ले करना चाहिए। हाँ, कुछ काउंटर है जो बाजार के बिकवाली में रिजिलियंस है, वहां पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। बट टेलिंग यू 90% काउंटर बाजार के साथ में चल रहे हैं, उनका बीटा भी बाजार के साथ में है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से काउंटर है जहां पे बाजार की वीकनेस के बाद स्टेबिलिटी बनी है, उन काउंटर पे फोकस करना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए ICICI बैंक है, जहाँ पे वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन होके एक बॉटम बन चुका है, या फिर बजाज फाइनेंस है। तो मेरे हिसाब से इन दिग्गज काउंटर को ध्यान में रखना चाहिए, और यही काउंटर हो सकते हैं जो यदि बाजार को संभलना है तो उसमें भागीदारी दे सकते हैं। तो यही चल भी रहे हैं और इन्हीं से उम्मीदें भी हैं। बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक जैसे शेयर आज 1.5% के आसपास की स्ट्रेंथ दोनों के दोनों शेयरों में है। पावर शेयर जो है थोड़े से फीके रहे हाल फिलहाल। संतोष जी, आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि NTPC में आज 2-2.5% के आसपास की गिरावट है। पावर ग्रिड का शेयर हम देख रहे हैं कि 300 रुपए के नीचे जाकर लगातार कमजोर हो रहा है। क्या ये और गिरेंगे ये शेयर? यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर सपोर्ट्स के आसपास है? यस, वैसे मैं शॉर्ट के साथ तो नहीं दूंगा, बट अभी खरीदारी का भी जब भी करना चाहिए जब मार्केट से कोई सपोर्ट मिले। NTPC ने बीच में कोशिश भी की थी रिवर्सल के साइन देने की, स्टॉक अपने एवरेजेस के ऊपर भी आया था, बट मार्केट का फॉलोअप नहीं मिला, स्टॉक फिर से ड्रिफ्ट हो रहा है लोअर की साइड। सो मेरी सजेशन ये अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें, शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट करता है, कोई भी रिवर्सल मिलता है, तो NTPC वन बी द गुड बेट, जहां पर हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे अगर गिरता है 300 रुपीज के आसपास मिलता है तो वो एक सपोर्ट रहेगा, जहां प्रीवियस स्विंग लो था, और 300 रुपए कोट राइटर का भी बेस है, तो 300 के आसपास आप एंट्री का मौका ढूंढ सकते हैं। या फिर ऊपर सस्टेन करता है मार्केट की तेजी के बाद 320 के ऊपर टिकता है, तो फिर आप बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, NTPC को लेकर ये व्यू। फार्मा में एक शेयर ल्यूपिन को लेकर जरा व्यू चाहिए चंदन जी आपसे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि फार्मा में ओवरऑल वीकनेस है। बड़े शेयर या फिर थोड़े से मिड कैप वाले शेयर, हर तरफ बिकवाली का माहौल है। ल्यूपिन क्या और गिरेगा? देखिए, ल्यूपिन में स्ट्रक्चर वीक है और 3 दिन से कंटिन्यूसली एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है। उससे पहले 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको सरपास नहीं कर पाया। 2000 की पुट में अनवाइंडिंग हो रही है, 1985 1950 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं। ये एक राय फार्मा पर मिलती हुई, और इस वक्त सबसे बड़ी कंसर्न, जैसे लगातार हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि फॉलो अप बाइंग जो है वो मिसिंग है। बाजार खुलने के साथ संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों की कोशिश होती है। उसके बाद लिटरली जब हम देखते हैं कि गिरावट जो है ड्यूरिंग द एंटायर सेशन, कल के सेशन को भी अगर याद करेंगे तो इसी तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए देखने को मिले थे। बाजार ने संभलने की कोशिश जरूर की, लेकिन लिटरली गैप डाउन और उसके बाद गिरावट जो है वो लगातार हावी होती हुई ही देखने को मिली। ऐसे में बैंक्स, फाइनेंशियल्स भी कब तक बाजार को संभालेंगे, डिफेंसिव्स भी कब तक बाजार को संभालेंगे। इनफैक्ट आज के सत्र में अगर आप देखें, एक्सचेंज एंसिलरीज जो कि वॉलेटाइल मार्केट्स में भी कामकाज कर पाते हैं, वो भी आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे। CDSL का जिक्र हमने किया, MCX, BSE लिमिटेड, कैम्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में भी गिरावट हावी होती हुई ही नजर आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा वॉश आउट क्या हो रहा है? ब्रॉडर मार्केट्स, बेंचमार्क्स में कमजोरी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप की तस्वीर अगर आप देखेंगे, वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट। कल के सत्र में भी मिड कैप, स्मॉल कैप टूटे थे, और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 700 अंकों की बिकवाली झेलते हुए, स्मॉल कैप इंडेक्स में परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे 2% की गिरावट है। ऐसे में मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच आउट करना ही एक सही तरीका है। लेकिन चलिए, हमारी पैनल पर नुरेश जुड़ गए हैं, उनसे उनकी एनालिसिस और मार्केट की रीडिंग एक बार समझते हैं। गुड मॉर्निंग नुरेश, बताइए। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडेक्स से ज्यादा जो ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन हुआ है काफी ज्यादा है। 60% ऑफ द स्टॉक्स आर 52 वीक हाई से 30% डाउन है। 35% ऑफ द स्टॉक्स मोर देन 40% डाउन है। तो ये जनरली काफी ओवरसोल्ड कंडीशंस होती है, और पोस्ट कोविड ये सबसे मैक्सिमम ओवरसोल्ड कंडीशन के पास जा रहा है। पोस्ट बजट रिकवरी बेटर हो सकती है, बट अगले 2 दिन में
एक मेजर बॉटम बन सकता है एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट में। मेजर बॉटम और ब्रॉडर मार्केट्स में पूरे के पूरे आसार भी नजर आ ही रहे हैं। थोड़ी देर पहले जियो फाइनेंस पर भी एक आउटलुक लिया था नरेश हमने, और नारायणा हृदयालय पॉजिटिव चार्ट्स नजर जरूर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त जिस तरह से डिफेंसिव्स में हेल्थ केयर कामकाज कर रहा है, दोनों स्टॉक्स में क्या कोई मूड माहौल बनता हुआ नजर आता है, या फिर इस वक्त बिल्कुल वॉच लिस्ट में अवॉइड कैटेगरी में ही रखना है इनको? फाइनेंस इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि अगर हम देखें ऊपर में 390 बना के 230 तक आ गया स्टॉक, 40% करेक्शन हो चुका है। जब लिस्टिंग हुआ था तब 160 180 पे बॉटम बना था और 200 230 में रेंज में ये काफी टाइम तक ट्रेड किया था, तो यहाँ से एक बाउंस बैक ट्रेड तो बनता है, फिर 255 260 जाने के बाद फिर से पॉज आ सकता है। ठीक है चंदन, एक राय बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर आपसे जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 2-2.5% के गेंस के साथ शुरुआत हमने देखी और कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे ठीक ठाक आए। नंबर्स का इम्पैक्ट है 2 दिन पहले जो पॉजिटिव सेट देखने को मिला था, जहां कंपनी के मुनाफे में ऑलमोस्ट 50% टू बी प्रिसाइज 47% का मूव देखने को मिला था। डिक्लेयर भी किया कंपनी ने डिविडेंड, और इसके ठीक बाद मूवमेंट पॉजिटिव नजर आ रही है। कमजोर बाजार में भी स्टॉक में जो मोमेंटम है, इस पर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है उनके लिए राय क्या होगी? जी, स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में वीक है और पिछले लगभग हम 25-26 वीक की बात करें तो स्लो एंड ग्रेजुअली लेवल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बट अच्छी बात है, उतना डेंट नहीं है जितना ओवरऑल मार्केट के सिलेक्टिव मिड कैप काउंटर में है। लेवल की बात करूं मैं तो लगभग 2750-2760 एक मल्टीपल बैरियर है, बट एट द सेम टाइम कल के डेंट के बाद में सेल ऑफ नहीं आया, रिकवरी हुई, इंडिकेट कर रहा है कि नीचे में सपोर्ट बेस बाइंग है। तो अग्रेसिव स्टेंस तो नहीं रहेगा यहाँ पे, बट लेवल ध्यान रखिए, किसी के पास पोजीशन है तो नीचे में 2550 का सपोर्ट, वीक में 2730 का हर्डल, इस दायरे को ट्रेड किया जा सकता है। इस दायरे को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, चार्ट स्ट्रक्चर वीक इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो लेवल्स और जो दायरे हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझा रहे हैं, इस पर खास तौर से नजर रखें। थोड़ी देर में ऑप्शन का एक ट्रेड भी आपके लिए लेकर आएंगे। और इस बीच बैंक्स फाइनेंशियल्स में भी चुनिंदा प्लेयर्स जो हैं, कैनरा बैंक के नतीजों की अगर बात करें, नतीजे तो वीक शो थे, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर थोड़ा बहुत इजाफा और साथ ही नॉन इंटरेस्ट इनकम की तरफ से बूस्ट जरूर देखने को मिला। हल्की फुल्की ही सही, लेकिन साइंस जो है उन्हें पॉजिटिव साइड जरूर नजर आ रहे हैं। इसके चार्ट्स पर एक बार विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन ये तो जो नतीजे आ गए उसका इम्पैक्ट है। जो नंबर्स आने वाले हैं उस पर भी बातचीत होगी, अनुमान किस तरह से लगाने हैं उस पर भी विस्तार से बातचीत होगी, क्योंकि निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनियां, एक ऑटो से जुड़ी हुई बजाज ऑटो और एक सिप्ला फार्मा स्पेस से जुड़ी हुई के नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन इस बीच ऑप्शन का ट्रेड लेकर हमारे साथ हमारी एक मार्केट एक्सपर्ट जुड़ी है। सबसे पहले ध्वनि से बात करते हैं, उनसे जानते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, बताइए। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो रहेगा वो है टाटा मोटर्स के अंदर। ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड में ही है। इनफैक्ट आज के सेशन में स्टॉक के अंदर फर्दर प्रीवियस स्विंग लोज के ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं, तो करंट लेवल पे पुट ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह रहेगी। आप 710 जो एट द मनी पुट ऑप्शन है उसको खरीद के चले। यहाँ पे 15 रुपए के भाव के करीब आपको वो मिल जाएगा। इसका टारगेट 25 का रहेगा, स्टॉप लॉस 11 रुपए का लगाना है आपको। अधिकतम मुनाफा 5500 और नुकसान 2200 तक का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये एक राय ध्वनि पटेल की तरफ से। ध्वनि, शुक्रिया ये ऑप्शन का ट्रेड हमें सुझाने के लिए। टाटा मोटर्स 710 की पुट खरीदने की राय, 15 रुपए के लेवल्स पर 25 इसका लक्ष्य, स्टॉप लॉस 11 का, अधिकतम मुनाफा 5500, अधिकतम नुकसान जो है 2200 का। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेड को लेकर आपके स्क्रीन पर चलेगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। अपने एडवाइजर से इसीलिए बात करें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेड्स में उतरें। लेकिन जहां हम नतीजों की बात कर रहे थे, बजाज ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं आज और अभी 1 तारीख को, यानी कि शनिवार के दिन ऑटो बिक्री के डेटा भी आ जाएंगे। कुछ दिन पहले हमने मारुति से जुड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाएगी, ये खबर भी देखी थी, और 1 फरवरी से ही ये सारे के सारे बदलाव लागू होने वाले। इस बीच आज बजाज ऑटो के नतीजों से उम्मीदें क्या लगानी है, आइए सृष्टि से एक बार जान लेते हैं। सृष्टि, बताइए। ठीक ठाक नतीजे देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि देखिए इस बार जो वॉल्यूम्स रही हैं बजाज
बजाज ऑटो की, वहाँ पे डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में एटलीस्ट 2 व्हीलर सेल्स की हम बात करें तो वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आई हैं। 3 व्हीलर ने सपोर्ट ज़रूर किया है और अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट में भरपूर एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का इस समय से अपने एक्सपोर्ट आउटलुक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी और ठीक उसी फ्रंट पे कंपनी ने प्रदर्शन किया है। तो वॉल्यूम्स में डोमेस्टिक का हाथ थोड़ा सा पीछे देखने को मिला है, एक्सपोर्ट्स का सहारा था। पर इस बीच अगर हम देखें तो कंपनी के जो अगर पूरे मिक्स को देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा इस बार सपोर्टिव नहीं है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे आय में इनके तिमाही दर तिमाही देखिए कोई भी सुधार नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि अगर साल दर साल देखें तो 7% का इजाफा ज़रूर देखते हुए मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के जो बाइक्स की कीमत है वो अगर कंपेयर करें तो साल दर साल वहाँ पे 6% का इजाफा हुआ है। तो उसके चलते जो है इनकी आय, EBITDA और मुनाफे में साल दर साल बढ़त ज़रूर रहेगी, पर तिमाही दर तिमाही कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। सबसे खास नज़र रखनी होंगी मार्जिन्स पे, क्योंकि बजाज ऑटो कई समय से 20% के ऊपर अपने मार्जिन्स जो है वो होल्ड करती हुई नजर आ रही है। इस बार भी उम्मीद है कि ठीक 20% पे ही कंपनी के मार्जिन्स रहेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर ज़रूर होगा, क्योंकि याद रखिए कंपनी अपनी एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो उसको लेकर कॉमेंट्री क्या है वो भी ध्यान रखना होगा। साथ ही CNG बाइक में कंपनी क्योंकि लगातार अपने कैपेसिटी एक्सपेंशंस लगा रही है, ऑलरेडी उन्होंने गाइडेंस दी है कि Q3 और Q4 में अपनी CNG बाइक्स के लिए वो किस तरीके से कैपेसिटी बैठाएंगे, तो उसको लेकर क्या अपडेट है और साथ ही डिमांड कैसी बन रही है CNG सेगमेंट में, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बजाज ऑटो नंबर्स में खास तौर से मार्जिन्स पे ध्यान रखिए और कमेंट्री पर भी फोकस रखिए, क्योंकि कमेंट्री के दम पे भी स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये बजाज ऑटो पर लेकर रिकमेंडेशंस यानी कि नंबर्स का अनुमान एक आपके सामने आ रहा है। एक काम करें, पहले बजाज ऑटो के बारे में एक फटाफट से टेक्निकल व्यू ले लेते हैं, फिर बजट के बादशाह वाले शेयर भी आपके सामने रखेंगे। संतोष सर, एक बार ज़रा चेक करोगे बजाज ऑटो? ये बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो एक गिरावट के बाद बेस बनाने की कोशिश करा, मोमेंटम स्लो हुआ है डाउन साइड का, लेकिन अभी कोई रिवर्सल के साइन मिले नहीं है। मेरी नज़र रहेगी कि अगर ये नतीजों के बाद 8650 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर एक तेजी का मोमेंटम बन सकता है जो इसको 9100 तक लेके जा सकता है। तो या तो आप नतीजों का वेट करें और आपको एग्रेसिव या प्रीएम्प्टिव बेट लेना है तो कल का जो लो था करीबन 8280 का, वो एक स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। ठीक है चंदन सर, आज एक उम्मीद तो जगी है, बैंक निफ्टी थोड़ा जगा रहा है 600 पॉइंट ऊपर आके, ऑल दो निफ्टी उसकी पूरी हेल्प नहीं कर रहा। चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी है सर कि हम 49,000 आज में देख लेंगे? अभी हम 48,700 के आसपास चल रहे हैं स्पॉट के हिसाब से। 300 पॉइंट और जोड़ सकता है आज बैंक निफ्टी, 1000 पॉइंट दिखा देगा स्क्रीन पर आज, चांसेस हैं क्या? देखिए डिम्पी जी, आपके सवाल और भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ और मैं अपने आप को भी नहीं रोक सकता हूँ। मेरा जो पर्सनल व्यू बन रहा है, चाहे मार्केट अभी कुछ भी हो, मैं यदि पूरी स्टडी कंबाइन करूँ, चाहे गेन फेन हो या रिट्रेसमेंट हो या फिर एस्ट्रोलॉजी हो, मेरा तो ऐसा मानना है कि आज 11 बजे जो बॉटम बनेगा वो बन जाना चाहिए। कन्विक्शन ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आगे इवेंट है, बट मेरी स्टडी के हिसाब से इंडेक्स 22,666 का लेवल निफ्टी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, कन्विक्शन तभी आएगा जब 23,050 निफ्टी निकलेगा और 23,333 के ऊपर जाएगा। बट जो अर्ली साइन है उसके हिसाब से मैं कहीं ना कहीं 11 बजे के आसपास मार्केट के एक रिवर्सल के साइन को ढूंढने का ट्राई करूंगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी यदि आप मुझे क्लोजिंग 48,750 पे दे देते हो तो बजट के आसपास आपको 51,500 तक के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो फीलिंग्स आ रही है मार्केट में, मुझे भी वैसा ही लग रहा है डेटा और फैक्ट के हिसाब से। बट ध्यान रखिए, बाजार अपने आप से नहीं चल रहा है, ग्लोबल संकेत काफी इस पे हाई हुई है, इंडिया वीक हट रहा है, तो उठापटक हो सकता है। बट अर्ली साइन मेरा ये है कि आईसीआईसी बैंक जो बॉटम प्रेडिक्ट कर रहे थे उस लेवल पे बॉटम बन चुका है। एचडीएफसी बैंक में फॉलो बाइंग आ रही है काफी हद तक। यदि आप मुझे पूछे 50% चांस है मार्केट के नीचे जाने ऊपर जाने की, तो मैं तो बोलूंगा 70% चांस है कि बैंक निफ्टी मौजूदा लेवल से 1500 से 2000 पॉइंट आने वाले 10-15 दिन में चल जाए। होना चाहिए, बस एक ही चीज़ की कमी है कि फोर्स की कमी है और बाजार टूटते समय थोड़ा स्पीड से नीचे आता है, चलते समय पॉइंट्स कैलकुलेट करने लगता है, सबकी उम्मीदें, सबकी नज़र वहीं टिक जाती है। खैर, मैं एक काम करता हूं आपके लिए, बजट का बादशाह, हमने एक खास पॉइंट, एक खास सीरीज़ को शुरू किया है ताकि आपको बहुत ही सिलेक्टिव शेयर्स खाली बजट के हिसाब से लो आप। 28 तारीख हो चुकी है और इस बार का बजट भले 1 तारीख सैटरडे को पड़ रहा है, लेकिन आप मान के चलना 7 दिन का है, मार्केट के हिसाब से 7 दिन का है।
तो सैटरडे टू सैटरडे यानी कि नेक्स्ट वीक भी आप इसका भरपूर फ़ायदा लेना है। नरेश भाई आपसे शुरू करें, आप कोई भी एक शेयर मेरे को बता सकते हैं सर, आप अक्रॉस द बोर्ड छोटा बड़ा शेयर यानी कि निफ्टी का नॉन निफ्टी का कैसा भी शेयर, एक जो आपको लग रहा है जिसका स्ट्रक्चर जिसकी कन्विक्शन आपके पास आती है कि हाँ भी ये रख लो बजट के लिए। बजट के लिए नहीं, बट उसके अलावा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जहाँ पे दिख रही है वो है कोटक बैंक। तो 5 साल से 0 रिटर्न है रफली ऑलमोस्ट। सो यहाँ से लगता है कि ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, बट जब भी रिकवरी आएगी ये लीड कर सकता है बैंकिंग इंडेक्स को। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का वनवास खत्म हो सकता है। 2025 की जो शुरुआत इसने की थी वो काफ़ी अच्छे नोट से की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट को नीचे आना पड़ा, जिसकी वजह से कोटक ने भी अपने रिदम को थोड़ा डिस्टर्ब किया है। दिखाना इसका एक बार ज़रा मंथली चार्ट भी, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। सीरीज़ की शुरुआत लास्ट इसी तारीख 26-27 के आसपास हुई थी, अब हम जैन के 28 तारीख में आ चुके हैं। तो आप इसका मंथली रिटर्न एक बार चेक कर लो, देखो 6.5% है। अगर आप इस मंथ में इंडेक्स देखोगे बैंक निफ्टी को, वो करीब 10% टूटा, बट कोटक ने ज़्यादा डैमेज नहीं किया। शुरुआत अच्छी हुई है। आई होप सो कि नरेश भाई जो कह रहे हैं कि ये अच्छा एक प्ले हो सकता है। संतोष सर, ये आपसे भी होगा क्वेश्चन, आप भी एक बजट का बादशाह दे सकते हैं। ट्रिगर है बजट, इसलिए मैंने इसका नाम बजट का बादशाह रखा। स्ट्रेंथ वाला शेयर समझ लीजिए। यस, मैं कंबाइन करूँ बजट टेक्निकल एंड फंडामेंटल तो मेरा टॉपिक रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस टेक्निकली देखे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंट बना हुआ है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और फंडामेंटल ट्रिगर ये है कि ये अपनी खुद की प्राइस टू बुक वैल्यू के अभी जब से लिस्ट हुआ उसकी लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। एंड बजट का ट्रिगर ये रहेगा कि इस जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, तो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसका की बेनिफिशियरी हो सकता है बजाज फाइनेंस। तो मुझे लगता है इस पर नजर रखिएगा। 8,000 के टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट सपोर्टिव रहा तो 7200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। बजाज फाइनेंस आपकी तरफ से हो गया, कोटक बैंक सर की तरफ से हो गया, नरेश सर की तरफ से हो गया। 2 शेयर मैंने अपनी लिस्ट में नोटिस कर लिए हैं और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इन दोनों शेयर्स को मैं ज़रूर कुछ ना कुछ पोजीशंस रखूंगा। बिल्कुल सोचे समझे हुए तरीके से दोनों मेहमानों ने शेयर्स बताए हैं। चंदन सर, इस कड़ी में आप भी हैं, आप भी ज़रा बता दीजिए आपका हाई कन्विक्शन वाला शेयर, टैग हम लगा देते हैं उसके ऊपर, बजट का बादशाह। क्योंकि कन्विक्शन तो बाजार में तभी आएगा जब फॉलो अप एक्टिविटी बनेगी। जब तक कन्विक्शन नहीं आता है तब तक लेवल्स है, ठीक है, सेटअप है, बाजार की रिकवरी है, पूरा कन्विक्शन बताएगा। और इम्पोर्टेंट चीज है बाजार में कोई हर्डल निकली। बट यस, कुछ स्टॉक्स है जहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अल्फा जनरेट करते हुए काउंटर नजर आएंगे। तो मेरे रडार पे यहाँ पे SRF कहीं ना कहीं काफी दिनों के बाद में केमिकल काउंटर पे फोकस आ रहा है, और केमिकल काउंटर में सेलेक्टिव केमिकल नीम में पॉजिटिव बायस है। SRF देखें डेली चार्ट में तो एक कहीं ना कहीं पोलिंग फ्लैग प्राइस पैटर्न बन रहा है। काउंटर में कोई भी फॉलो बाइंग आता है यदि 2625-30 के ऊपर, तो शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले काफी शॉर्ट सिस्टम में है वो कवर होने बाकी है। तो SRF को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहूंगा। 2500 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2800 तक के टारगेट की तरफ से दिया गया। SRF केमिकल्स में इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, सेलेक्टिव होके काम करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद टाटा केमिकल्स भी आ सकता है, लेकिन ये बात सच है, अगर आप टाटा केमिकल्स और SRF दोनों का चार्ट आमने सामने भी रख लेंगे ना, तो जिसको टेक्निकल्स का भले टी ना आता हो, चार्ट्स देखने का कुछ भी ना आता हो, सिर्फ पिक्चर देख के बता देगा कि हाँ SRF थोड़ा ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा रेंज में और ज़्यादा अच्छे तरीके से है। तो इसलिए ये चॉइस बेहतर है। केमिकल्स वाला शेयर मिल गया, एक फाइनेंस का शेयर आपको मिल गया और एक बैंक का शेयर आपको मिल गया। तो बजट के बादशाह शेयर की इस सीरीज़ हम कल भी, परसों भी, आगे चल के भी कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपके पास सिलेक्टिव और एक फ़िल्टर हमने डाल दिया ताकि आपके पास बेहतरीन शेयर छट के आएँ। ले रखा है तो कृपानाथ एवरेज ना कीजिएगा, जितना है उतना संभालिएगा। आज जब निकुंज डालमिया हमारे साथ आए, हमारे मैनेजिंग एडिटर, वो बता रहे थे कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यही हम आपसे भी 10 दिन से कह रहे हैं कि आप रिस्क मैनेजमेंट करो। बाज़ार को जब आना है तब आएगा, मेरे और कहे से या आपके कहे से या हमारी उम्मीदों से या हमारी भावनाओं से नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा तो अपने हिसाब से चीज़ें आएगा। आप अपने हिस्से का काम करो, मार्केट को अपने हिस्से का काम करने देते हैं। खैर, इस बीच अगर आप एक नीचे ब्रेकिंग देख पा रहे हैं तो आप, हमारी टिकट टीम ने डाला है कि करीब 3% स्मॉल कैप का इंडेक्स टूट गया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ आप। इसी के साथ साथ में आपने देखा होगा सुबह 1300 शेयर एडवांस के अंदर थे और अब की रेशियो बहुत ख़राब हो गई है। 171 शेयर डिक्लाइंस के अंदर चले गए एफ एंड ओ के,
और अभी तो मिड कैप का इन्होंने डाला है, उससे आप चेक करो 2000 वर्सेस 400 और 2500 वर्सेस 750 शेयर है। बस यहीं से कन्विक्शन ख़राब होती है बार बार। आपको मैंने शुरुआत में थोड़ी देर पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाया था, सबसे पहले लाल निशान में आने वाला शेयर बना बड़े शेयरों में से, और अभी तक किसी भी साइन ऑफ रिकवरी इसके अंदर नहीं है। अब अकेला बेचारा बैंक निफ्टी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो संभाल लेगा, जब आपका दूसरे मेजर इंडाइसिस 3% ऊपर से टूट गए, मिड कैप इंडेक्स करीब 9% टूट गया। ये लो कन्विक्शन और हाई फियर का सबसे एग्जाम्पल बेस्ट सूचक है ये। नरेश भाई एक बार ज़रा मिड कैप इंडेक्स आप चेक करोगे, खाली मिड कैप निफ्टी मिड कैप डालोगे आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ज़रा देख के बताइएगा सर कहाँ पे और किस जगह की कितनी स्ट्रेंथ दिखती है। 50,000 का होगा इंडेक्स, 50,800 समथिंग का। तो अगर निफ्टी मिड कैप 100 देखे तो ओवरऑल फिर से वही लेवल्स पे आ रहा है जहां पे रफली इलेक्शन के पास था। इलेक्शन डे पे अगर हम देखें तो जो क्लोजिंग प्राइस था 49,500 था, और प्री इलेक्शंस भी 49,500 50,000 का हाई हुआ करता था। तो जोन तो आ चुका है जहां पे सपोर्ट आना चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स भी, और ये अगर हम देखें निफ्टी का इक्विवेलेंट लेवल होगा 21,900 का जो क्लोजिंग प्राइस था इलेक्शन डे पे। सो आज लगता है मार्जिन सेलिंग और पैनिक बॉटम कैपिटुलेशन फेज है। सो जो भी होना है आज के बॉटम के आसपास एक रिकवरी जैसे ही दिखेगी वो एक कंफर्मेशन होगा। सो ओवरऑल पैनिक फॉल दिखाई दे रहा है और बैक टू 21,500 22,000 इक्विवेलेंट निफ्टी के, तो एक अच्छा प्राइस पॉइंट है बॉटम बनने का शॉर्ट टर्म। ये बात सच है कि बैक टू बैक मार्केट्स के अंदर वीकनेस है, इसलिए आप, अब हमको तो नहीं पता आपने कौन कौन से शेयर लिए हुए हैं, बट जो भी शेयर ले रखे हैं उसके अंदर जल्दी जल्दी एवरेज ना करें, अभी थोड़ा रुकें। और मैं चंदन सर की अगर बात को समझूं और अपनी कन्विक्शन को डालूं, मेरा भी ऐसा ही कुछ मानना है कि कम से कम एक राउंड का बॉटम बन जाना चाहिए यहाँ पे, ये मस्ट की रिक्वायरमेंट है अभी। अगर नहीं होगा ना तो बहुत मेजर प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं और वो हम जल्दी जल्दी उसको शायद ठीक भी ना कर पाएँ। तो देखते हैं आज क्या होता है। कई बार अच्छा ये जो फॉल हो रहा है ना मिड कैप का, इसका अपॉर्चुनिटी मत समझना, हर फॉल अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिवरेज को ना इस्तेमाल कीजिए और कैश थोड़ा कम अपने पास रखिए ज़्यादा, और थोड़ा मौका देख के लीजिएगा और रेशो को अच्छा थोड़ा सा बना लीजिएगा। अगर फंस गए हैं तो फिर शांति से बैठे रहो, इसके अलावा आपके पास और मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप कहीं और से पैसा ला के उसको भी ठीक करो, बैठे रहो शांति से, एक ना एक दिन आपका भी रेट आ ही जाएगा।